आज के टाइम पर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि वाटर की स्कार्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है, इतना अबंडेंस ऑफ अमाउंट में पानी होने के बाद भी। क्या लगता है तुम्हें कि जो आज जैसी तुम्हें चीजें दिखती हैं और आज जैसी दुनिया चल रही है, क्या फ्यूचर में भी चलती रहेगी? पानी की इतनी स्कार्सिटी क्यों है, इतना स्केयर अमाउंट में पानी क्यों मिलता है? इसका मेन रीजन क्या है सर? पानी की अवेलेबिलिटी, अगर कुछ ये जो डेटा है, जो ट्रेंड अभी चल रहा है, ये भी ऐसे ही रहा और बढ़ता गया तो इससे एक तरीके से सोशल डिस्ट्रप्शन और एक तरीके से सोशल अपहीवल पैदा हो सकता है। अब हमें जब तक ये पता ही नहीं चलेगा पानी की कीमत क्या है, तब तक हम उसकी वैल्यू भी करना नहीं सीखेंगे। हमें पता होनी चाहिए पानी की वैल्यू क्या है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज वाला पे। अगर मैं आज की इस क्लास की बात करूं तो सर आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो? तो आज की इस क्लास की हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। हाँ, कुछ सुनकर कुछ याद आया? हाँ, क्लास 10th में भी हमने सेम चैप्टर पढ़ा था और क्लास 12th में भी हम सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट हाँ, इसका आज के टाइम पर हम बात करें थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं। आज के टाइम पर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहां पर बताया गया है कि वाटर की स्कार्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है, इतना अबंडेंस ऑफ अमाउंट में पानी होने के बाद भी। आप देखोगे हमारे अर्थ पे फिर भी पानी की कमी क्यों है? इतने सारे एरियाज है जहां पर बिल्कुल भी पानी आपको नहीं मिलेगा, ऐसे कई सारे एरियाज हैं जहां पर आपको बहुत सारा पानी मिलेगा। तो एक तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो अगर मैं वाटर की बात करूं तो भाई वाटर अपने इवन हम अपनी बॉडी की भी बात करें तो 60% हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई, पानी से मिलकर बनी हुई है। 60% हमारी बॉडी में जो कंटेंट है वो वाटर का है। तो यानी कि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे मैं बात करूं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, चाहे किसी भी एक्टिविटी की बात करूं, चाहे वो हाउस होल्ड एक्टिविटी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो, हर एक एक्टिविटी में आपको पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर में हम बहुत सारी जो केस स्टडीज है उनके बारे में भी बात करेंगे और जो सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके बारे में भी हम जो है थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले आई होप आपको चैप्टर की जो आउटलाइन है वो समझ में आ गई होगी। और हाँ, इस चैप्टर के अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है पीडब्ल्यू, उसका अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको वही मिल जाएंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है ना। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और चैप्टर की शुरुआत हम कैसे करेंगे सर? तो चैप्टर की शुरुआत हम एक इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं जिसमें बताया गया है पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में और थोड़ा सा है ना एकदम ये केस स्टडी या स्टोरिक फॉर्म, जो स्टोरी की फॉर्म में बताते हैं लोग। तो हमें बोला गया है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कि जो आज जैसी तुम्हें चीजें दिखती हैं और आज जैसी दुनिया चल रही है, क्या फ्यूचर में भी चलती रहेगी? सबसे पहली लाइन में तो यही बोला गया कि जैसी आज जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो कंटिन्यू रहेगा ऐसा फ्यूचर में, या फिर फ्यूचर जो होगा वो कुछ डिफरेंट होने वाला है। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखो यार, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर जैसा अभी प्रेजेंट में चल रहा है वैसा फ्यूचर होने वाला है। कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। और अगली लाइन में यही बोला गया है कि ये तो डेफिनेटली बोला जा सकता है सर्टेनिटी के साथ में कि हमारी सोसाइटी में आपको काफी सारे जो चेंज हमारी सोसाइटी विटनेस करेगी, काफी सारे जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे, जैसा आपको हमेशा देखने को मिले। अगर पूरी आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो हमारी सोसाइटी बहुत सारे चेंजेस को विटनेस करती है और आगे भी करती रहेगी। यहां पे बोला जा रहा है कि जैसे हम कौन कौन से चेंजेस को विटनेस करते हैं, तो आप देखोगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब जैसे मैंने, अगर आपने वो पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक थ्योरी भी थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि जब टाइम के साथ साथ हम जब पॉपुलेशन की बात करते हैं, किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करें, उधर पॉपुलेशन की हम बात करें, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो पॉपुलेशन है वो भी बदलती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं और इसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है ना। पूरी थ्योरी आपने याद करो है ना। पॉपुलेशन वाला चैप्टर था वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसमें हमने 3 अलग अलग फेजेस में इसको बांटा था, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक विद द टाइम चेंज होती रहती है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती है। फिर उसके बाद हम बात करें, आपको बहुत सारे ज्योग्राफिकल शिफ्ट देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के, इधर से उधर पॉपुलेशन माइग्रेशन देखने को मिलता है। आपको बहुत बड़े लेवल पर आपको माइग्रेशन देखने को मिलता है, ज्योग्राफिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। आज से 100 साल पहले जहां पॉपुलेशन रह रही थी, शायद आज वहां पर पॉपुलेशन नहीं रह रही होगी, या फिर आप बोल सकते हो एंड वाइस वर्सा, जहां पर पॉपुलेशन नहीं रह रही होगी आज शायद वहां पर शहर बसते हुए दिखाई देंगे। दुबई की हम बात करें, दुबई आज से 30 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था भाई, पूरा रेगिस्तान पड़ा हुआ था। आज देख लो भाई, दुबई की हम बात करें, है ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है पूरी वर्ल्ड की हम बात करें, वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड की हम बात करें। वहां पे लोग जाने के लिए तरसते हैं भाई, वहां पे लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है, ड्रीम जॉब करना होता है कि भाई जाएंगे वहां पर जॉब करेंगे, है ना, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो समझो कि आपको बहुत सारे ज्योग्राफिकल शिफ्ट भी दिखते हैं पॉपुलेशन के। फिर आपको साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हाँ, ये तो भाई इसके बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। ये इसको शायद हम बहुत ज्यादा, है ना, एक तरीके से, है ना, वो कर दे, इग्नोर कर देते हैं ना, या फिर ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ी चीज है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे आप टाइम आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, तो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ भी बढ़ते हैं, हम टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं, जैसे कि आपने पिछले 200-300 सालों में देखा है, ठीक है सर। फिर इसके अलावा बोला जा रहा है, फिर होता है, फिर यहां पे एक और बात बोली जा रही है, हाँ, जो लास्ट वाली लाइन बोली गई है वो नेगेटिव है थोड़ी, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाटर स्कार्सिटी।
अब यहां पर हमने साथ के साथ ही कुछ पॉजिटिव चेंजेस देख लिया, अब कुछ नेगेटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं हरकतों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इतने ग्रीडी हो चुके हैं कि हमने अपने एनवायरमेंट को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। और यही रीजन है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यही रीजन है कि भाई इतना पॉल्यूशन देखने को मिलता है, यही रीजन है कि इतना सारा जो कार्बन एमिशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन ग्रीड। और कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट की बात करें प्लस हम वाटर स्कार्सिटी की बात करें, यानी कि पानी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी। अब एक क्वेश्चन आता है, सर एक बात बताओ, सर पानी तो बहुत ज्यादा है, मतलब अबंडेंस ऑफ अमाउंट में आपको पानी मिल जाएगा सर। 71% वाटर है। अब थोड़ा सा मैं राउंड ऑफ करूं, 70-30 का रेशियो है। 71% वाटर है, 29% हमारा जमीनी हिस्सा है, यानी कि पानी बहुत ज्यादा है। बट स्टिल पानी की इतनी स्कार्सिटी क्यों है? इतना स्केयर अमाउंट में पानी क्यों मिलता है? इसका मेन रीजन क्या है सर? अब इसका मेन रीजन क्या है भाई? अब वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि समझो कि ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ, क्लास 10th में आपने चैप्टर पढ़ा था वाटर रिसोर्सेज। हमने क्या पढ़ा था एक्चुअल में? जो वाटर अवेलेबल है उसका बहुत ही कम परसेंट में जो अमाउंट है वो हमें फ्रेश वाटर की फॉर्म में अवेलेबल है। समझो 97.5% वाटर तो हमारे सी ओशंस में डिपॉजिट है, जो किसी काम का नहीं है, बिकॉज वो सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है वो, भाई किसी काम का नहीं है वो। बाकी का बचा जो परसेंटेज है 2.5% वाटर है, वो भी हमारे पास पूरे एक्सेस में नहीं है भाई। उसमें भी कुछ परसेंट हिस्सा ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो हिस्सा है वो हमारे ग्लेशियर की फॉर्म में है या फिर जो हमारे एक्सेस के बाहर है। तो वो यहां पर दिखाई देता है कि एक्चुअल में जो डेटा दिख रहा है वो एक्चुअल में वो वैसा डेटा नहीं है जो हमें दिख रहा है। 71% वाटर तो है, बट एक्चुअल में उसमें काम का कितना पानी है वो बहुत कम है सर। और ऊपर से आप देखोगे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आप पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। आप 1000 प्रॉब्लम उठा लो यार, 1000 प्रॉब्लम में आप देखोगे कि आपको जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है ना, उसमें एट द एंड आके आपको एक ही उसकी जड़ मिलेगी, एक ही उसका रूट कॉज है, वो है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। यहां पे सिंपल सा बोला जा रहा है। चलिए सर, और आप देखोगे वाटर स्कार्सिटी की हम बात करें, आज के टाइम पर ये सबसे बड़ा एक चैलेंज देखने को मिला है। आप देखोगे कपल ऑफ ईयर्स में हम देखें, थोड़ा सा पास्ट कुछ सालों की हम बात करें तो आप देखोगे कि इसकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ी है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और सप्लाई जो है इसकी वो धीरे धीरे श्रिंक करती आ रही है। मतलब जितनी डिमांड है उतना हम वाटर नहीं दे पा रहे हैं। यहां पे ये बात बोली जाती है। क्लियर हुआ ना? तो समझो कि भाई जैसी डिमांड है, डिमांड के हिसाब से हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। यहां पर ये बोला गया अगली लाइन में, ठीक है ना? आप अगली लाइन अगर पढ़ोगे तो यहां पर यही बोला गया है। चलिए, अब यहां पे एक और चीज बोली गई है कि भाई फिर यहां पर बोला गया है कि वाटर क्या एक साइक्लिक रिसोर्स है। अब जैसे पानी कभी खत्म नहीं होता, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। आपने सुना होगा साइक्लिक रिसोर्स का मतलब क्या है कि एक तरीके से आपने सुना होगा वो क्या होता है भाई, वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, वेपराइज हो जाता है, उसके बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो पानी तो हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, 3 फॉर्म में होता है भैया, एक लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है हमारा, है ना, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन रहता तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही है ना। बट फिर भी हम क्यों बोलते हैं पानी की बहुत कमी है? अब इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो यही है कि भाई हमारे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। फिर हमारा दूसरा रीजन तो यही आता है कि भैया अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। आपको कहीं पानी बहुत ज्यादा मिलता है, कहीं पानी बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको पानी बराबर मिलेगा। तो जहां पानी बहुत ज्यादा है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पानी बहुत कम है वहां पे आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है। इसका मेन रीजन एक और भी है, रिसेंट ईयर्स में क्लाइमेट चेंजेस। आप देखते हो ना कि अभी इस बारी क्या हुआ है, सोच के देखो, हिमाचल में जहां पर कभी, जैसे मैं बात करूं देहरादून में भी इस बारी फ्लड्स आ गए, कभी आते भी नहीं थे देहरादून में। ये सब क्या है? ये सब क्लाइमेट चेंजेस है भाई। ये सारे क्लाइमेट चेंज के ही पार्ट है जो हमें सफर करना पड़ रहा है, ठीक है ना? ऐसी ऐसी जगह पर बारिश हो रही है जहां पर पहले कभी बारिश होती नहीं थी, बहुत कम बारिश होती थी। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पे बोला गया है कि भाई वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है, और आप देखोगे इसकी अबंडेंट सप्लाई है पूरे, अगर मैं ग्लोब की बात करूं। बट फिर भी इतना ज्यादा क्यों स्कार्सिटी है, उसके रीजन मैंने आपको बता दिए। यहां पे देखोगे, यहां पे बोला गया है कि 71% जो है हमारा अर्थ पे, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, 71% हमारे अर्थ सरफेस पे आपको वाटर मिलता है। और जिसमें आप देखोगे जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है। वैसे 2.5% है, यहां पे 3% लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, है ना? तो टोटल वाटर का 3% सिर्फ जो है फ्रेश वाटर हमें देखने को मिलता है ना? और इनफैक्ट इसका भी बहुत ही स्मॉल पोर्शन में हमें जो है अवेलेबल है। क्लियर हुआ ना? यानी कि आप देखोगे इनफैक्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। यानी कि इस 3% का भी जो इफेक्टिव छोटा सा जो नंबर है वो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हम सरफेस वाटर बोलते हैं, रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर बोलते हैं। इन सारी चीजों की बात की जा रही है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करते हैं। चलिए, अब यहां पे थोड़ा सा हम अवेलेबिलिटी की बात करें फ्रेश वाटर की, तो यहां पे वो वेरी करती है ओवर द स्पेस, ओवर द टाइम वो वेरी करती है। ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप समझो, ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, स्पेस का मतलब होता है यहां पर जगह की बात हो रही है।
हर जगह आपको पानी की अवेलेबिलिटी अलग अलग दिखाई देगी, कहीं ज्यादा है, कहीं मीडियम लेवल की, कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत 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 ज्यादा कम है। जैसे मैं बात करूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, वहां पे हमेशा पानी की स्कार्सिटी रहती है। कुछ हमारे जो कर्नाटका तमिलनाडु वाला जो प्लेट्यू वाला पार्ट है, हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, वहां पे कुछ ऐसा रीजन है जो रेन शेडो वाले पार्ट में आते हैं, वहां पर जो है एक तरीके से आप देखोगे मानसून नहीं पहुंच पाते, है ना। वेस्टर्न घाट का जो इधर वाला पार्ट है आप देखोगे वहां पर मानसून नहीं पहुंच पाते, वहां पर भी आपको थोड़ा सा वाटर स्कार्सिटी दिखती है। कुछ कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पर बारिश बहुत कम होती है, कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पर बारिश होती रहती है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट की हम बात करें, मेघालय चेरापूंजी वाला जो पार्ट है हमारा, है ना, मैसूराम वाला जो पार्ट है, वहां पर आपको बारिश बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। हमारे जो हिमालयाज है यहाँ पे अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है, ठीक है ना। कहीं बारिश आपको देखने को नहीं मिलती। फिर यहाँ पर एक तरीके से टाइम को भी बताया गया। अब टाइम की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट स्ट्रक्चर है वो कैसा है सर, मानसून टाइप क्लाइमेट है। अब मॉनसून टाइप क्लाइमेट है तो इसमें आप देखोगे कभी 2-3 महीने ऐसे आते हैं इनमें अच्छी खासी आपको बारिश देखने को मिलती है, जून जुलाई अगस्त, है ना, सितंबर तक आपको बारिश देखने को मिलती है। फिर क्या आता है, फिर आपको कुछ ऐसा टाइम भी आता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर ड्राई स्पेल आउट भी आते हैं, स्पेल होते हैं यानी कि सूखा जैसी सिचुएशन आ जाती है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर अच्छी खासी बारिश होती है, तब भी आपको वहां पर जो है पानी की कमी दिखती है। तो यहां पर कुछ ऐसा मौसम आता है जैसे ड्राई सीजन जो आता है, हमारी गर्मियों वाला जो पार्ट आता है, वहां पर आपको पानी की कमी दिखती है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप देखोगे कभी पानी है कभी पानी नहीं है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पानी की अवेलेबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हमेशा बारिश नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर 3-4 दिन बाद छोड़कर बारिश होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप देखोगे कि बारिश का भी टाइम होता है, जब मानसून आते हैं उसके बाद बारिश होती है, उसके बाद आप देखोगे 4 से 5 महीने बिल्कुल आपका क्या रहता है, ड्राई स्पेल रहता है। यहां फिर आप बोल सकते हो कि, है ना, ड्राई सीजन रहता है। ड्राई सीजन में आपको पानी की कमी से जूझना पड़ता है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी दिक्कत जो है यहां पर झेलनी पड़ती है, स्पेशली मैं अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात करूं, ठीक है ना। तो आप देखोगे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो ओवर द स्पेस ओवर द टाइम आपको, है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की दिखाई देती है, और यहां पर कहीं ना कहीं स्पेस और टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है सर। इसके अलावा हम बात करें कि बहुत सारी आपको टेंशन्स, बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी आपको दिखाई देते हैं जब बात आती है वाटर की शेयरिंग की। और किस किस के बीच में देखने को मिलते हैं, तो अलग अलग रीजन्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। इवन अलग अलग जो स्टेट्स होती हैं हमारी, आपने कई बार देखने को मिला होगा बहुत सारी जो, है ना, जैसे कई सारी कंट्रीज के बीच भी होता है। जैसे आप देखोगे इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने जो रिजेक्ट, जो एक तरीके से सस्पेंड कर दी थी पाकिस्तान के साथ में, कितना बौखला गया था पाकिस्तान, क्योंकि एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान में बहती है, बट एक्चुअल में वो होके कहां से आती है, उसका गेटवे कहां से, इंडिया से। तो इंडिया रोक सकता है, इंडिया बहुत सारे डैम्स बना के पानी को रोक सकता है। तो समझो कि ये एक तरीके से ये जो बहुत सारी जो डिस्प्यूट्स है, इवन ऐसा भी बोला जाता है कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के ऊपर होगा। तो बहुत सारे जो एक तरीके से वॉर वगैरह लड़े गए हैं पानी के ऊपर भी, और लड़ाइयां भी हुई हैं, डिस्प्यूट्स भी हुए हैं कंट्रीज के बीच में, इवन स्टेट्स के बीच में। बहुत सारी स्टेट्स जो हैं आप देखोगे वो पानी के लिए लड़ते हैं। बहुत सारी जो रीजन है, बहुत सारी जो कम्युनिटीज है, वो भी आपस में पानी को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें पानी का जो असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, उसका एफिशिएंट यूज करना बहुत जरूरी है, और पानी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है अगर हमें अपना डेवलपमेंट इंश्योर करना है। और इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और यहां पर हम वाटर रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे, है ना, इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, है ना, सेक्टोरल यूटिलाइजेशन देखेंगे, मतलब किस सेक्टर में पानी को ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, वेदर इट इज हाउस होल्ड सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, कहां जो है पानी को सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम अलग अलग मेथड्स के बारे में बात करेंगे, और केस स्टडीज के बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर हुआ ना? चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में अब डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा डेटा है, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे इस डेटा को, यहां पे क्या बोला गया है सर, यहां पे बोला गया है कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के पास अबाउट 2.45% वर्ल्ड का सरफेस एरिया है। पूरे वर्ल्ड के सरफेस एरिया की हम बात करें तो इंडिया वाला जो पार्ट है, अगर हम पूरे वर्ल्ड के सरफेस एरिया को 100% ले रहे हैं तो इंडिया का 2.5% है। और इंडिया के पास पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, कितना परसेंट वाटर है, कितना परसेंट वाटर अवेलेबल है, वाटर रिसोर्स कितना है। जब मैं वाटर रिसोर्स की बात कर रहा हूं उसमें मैं फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूं, तो ये हमारा 4% वाटर हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि पूरे वर्ल्ड की, मैंने बोला ना, वही एक प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ है, वो है पॉपुलेशन। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरे वर्ल्ड की 17% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हम कैरी कर रहे हैं। सोच के देखो, लैंड एरिया इतना कम है, उस लैंड एरिया पे 17% दुनिया की पॉपुलेशन रह रही है, और सिर्फ 4% जो है उस पॉपुलेशन के लिए पानी अवेलेबल है। क्लियर हुआ ना? ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पे बोला गया कि जो टोटल वाटर अवेलेबल है, अब जो टोटल वाटर अवेलेबल है किसके लिए सर? यूज करने के लिए, है ना। अब नहीं, यूज करने की बात नहीं कर रहा, जो टोटल अवेलेबल पानी है हमारे पास, इंडिया के पास, है ना, चाहे वो बात की जाए प्रेसिपिटेशन से, है ना, जैसे मैक्सिमम जो पानी आता है वो प्रेसिपिटेशन वगैरह से आता है, सरफेस पे जो पानी आता है, नदियों में जो पानी होता है, फिर हमारा रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर जो होता है। अगर मैं टोटल सबको जोड़ दूं तो टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर कितना है हमारा? तो वो है हमारा 4000 क्यूबिक किलोमीटर। इतना पानी हमें मिल जाता है।
4000 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, अब ये डेटा याद कर लेना, क्योंकि डेटा ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। टोटल हमारे पास जो वाटर है वो है 4000 क्यूबिक किलोमीटर। एक तरीके से यूनिट है, इसको हम एक तरीके से, है ना, मेजर कर रहे हैं बेसिकली पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो अवेलेबिलिटी है फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर, ये कितनी है सर? मतलब जो अवेलेबिलिटी हमारे पास कितना है, वो है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। अब समझो यहां पे, अब समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब जैसे 4000 क्यूबिक किलोमीटर का जो है हमारे पास वाटर है, प्रॉपर अवेलेबल जो वाटर है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रेसिपिटेशन से आ रहा है ना, और जो हमारे पास सरफेस और रिप्लेनिशेबल जो ग्राउंड वाटर यानी कि जो जमीन के अंदर पानी है वो अवेलेबल है। 4000 क्यूबिक है, टोटल बता रहा हूं। ठीक है सर, जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितना है सर? 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है सर, अब बचा कितना? अब जैसे लेस करोगे ना, 1 3 1 2, है ना, यही हुआ शायद। हाँ कोई बात नहीं, ऊपर नीचे देख लेना, कोई बात नहीं, हो जाए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखोगे कि यहां पर हम बात करें तो 2131। अब यहां पे सवाल आता है, सर एक बात बताओ कि फिर बचा हुआ ये कहां गया? बचा हुआ ये वाला जो फिगर है 2131 क्यूबिक किलोमीटर, ये कहां गया? तो समझो कि इतना पानी जो है प्रेसिपिटेशन से आ गया। अब ऐसा थोड़ा है कि सारा पानी हमारे पास एक्सेस में होगा, इसमें से बहुत सारा पानी तो ऐसा होगा कि रिवर्स के थ्रू वो कहां चला जाएगा? ओशन में चला जाएगा। बहुत सारा ऐसा वाटर होगा जो एक तरीके से वेपर की फॉर्म में होगा। बहुत सारा वाटर जो होगा एक तरीके से प्लांट्स जो लेते हैं रूट से, है ना, तो वो एक तरीके से ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो एक तरीके से हमारे जो एयर होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो वाटर को एक तरीके से छोड़ देते हैं, वेपराइज हो जाता है वाटर प्लांट्स के थ्रू, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो अब यहां पर जो 2131 क्यूबिक किलोमीटर का जो पानी है, उसमें आप देखोगे कि ये कुछ पानी जो है एक तरीके से रन ऑफ हो गया, है ना, समुद्र में चला गया, वो हमारे एक्सेस से बाहर है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे पास है ही नहीं। फिर आप देखोगे कुछ पानी जो है वो हमारे एटमोस्फियर में वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है ना। कुछ पानी जो आप देखोगे वो जो बारिश हुई होगी, जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ होगा, स्नोफॉल वगैरह हुई होगी, वो हमारे ग्लेशियर में हुई होगी, तो वो भी हमारे एक्सेस के पास नहीं है। कुछ पानी जो होता है वो एक तरीके से पर्कुलेट कर जाता है जमीन के अंदर, जिसको हम यूज नहीं कर पाते, वो पानी हो गया। तो ये सारा जो है वो पानी है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो 4000 टोटल है, इसमें आप देखोगे ये सारा पानी है। क्लियर हुआ? अच्छा, हमारे पास कितना है सर? तो हमारे पास इस्तेमाल करने के लायक ये है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। अब याद रखना, अब ये भी हम पूरा यूज नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे ये भी हम पूरा यूज नहीं कर पाते, इसका सिर्फ 60% ही यूज कर पाते हैं, दैट इज 1120 क्यूबिक किलोमीटर। मतलब ये कि देखो ये तो हमारे एक्सेस के बाहर ही है, ये पानी तो बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास, वो तो चला गया सीधा। लेकिन जो पानी है भी उसको भी हम कंप्लीट यूज नहीं कर पाते। अब इसका कारण क्या हो गया? जैसे बहुत सारा पानी जो होता है तुम नाली में बहा देते हो, वो बेकार हो गया, नालों में चला जाता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनका जो एफ्लुएंट्स वगैरह जो होते हैं, जो वेस्ट वाटर जो होता है वो नदियों में जाता है, तो वो भी बेकार हो जाता है पानी। समझो थोड़ा सा, क्लियर हुआ ना? बहुत सारा पानी हो गया। फिर आप देखोगे बहुत सारे जो वाटर होता है एक तरीके से बहुत सारे टॉपोग्राफिकल हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे ज्योग्राफिकल हर्डल्स होते हैं। आप देखोगे हर जगह की टोपोग्राफी अलग होती है। पानी जब आता है तो रास्ता थोड़ा दिखता है, बहुत जगह पानी ऐसी जगह बह रहा है जहां पर कुछ टोपोग्राफी कुछ ऐसी है, जहां की टेरेन कुछ ऐसी है कि वहां पर हम उस पानी को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। तो ऐसे पानी जो है चला गया, तो आप देखोगे ना कितना बचा सर? तो आप देखोगे 1122 क्यूबिक किलोमीटर। तो आप देखोगे कि 60% जो पानी है उसको हम बेनिफिशियल पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं। तो आप देखोगे आउट ऑफ दिस ओनली 60% कैन बी पुट टू द बेनिफिशियल यूज, इसका भी हम 60% यूज कर पाते हैं। और आप देखोगे टोटल यूटिलाइजेबल जो वाटर है जिसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, टोटल जो यूटिलाइजेबल वाटर है जिसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो कितना है सर? वो 1122 क्यूबिक किलोमीटर, मतलब 60%। आप देखोगे ये 1869 क्यूबिक किलोमीटर का ये 60% है। ठीक है ना, ये फिगर कितना आएगा? आप देखोगे ये फिगर कितना आएगा सर? ये फिगर कितना आएगा? तो ये पूरा फिगर आएगा 1122 क्यूबिक किलोमीटर का। ठीक है ना, ये 60% हम यूज कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए ठीक है, इतनी आई होप आपको इतनी मैथ्स जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर यहां पे थोड़ा सा बात की जा रही है किसके बारे में? सरफेस वाटर के बारे में बात की जा रही है। देखो एक तो सरफेस वाटर होता है, अब जो पानी दिखता है आपको पूरे दुनिया में, जो भी पानी है वो दो फॉर्म में, एक तो भैया हमें सरफेस में मिलता है, जो बारिश भी होगी वो जमीन पे तो पानी आएगा ना। अब जमीन पर पानी आएगा तो वो रिवर्स में भी जाएगा, रिवर्स का भी अपना अलग कैचमेंट एरिया होता है। ठीक है ना, तो आप देखोगे ये पानी जो भी आ रहा है प्रेसिपिटेशन से, तो रिवर्स में जा रहा है, ये ओशन में भी जा रहा है, ग्लेशियर्स में भी जा रहा है, और उसमें से कुछ पानी जो है नीचे ग्राउंड वाटर की फॉर्म में भी नीचे जा रहा है। तो सबसे पहले हम सरफेस वाटर रिसोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहां पर 4 मेजर सोर्सेज हैं जब मैं बात करता हूं सरफेस वाटर की। कौन कौन से सोर्स है आपको पता है ऑलरेडी। एक तो सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा रिवर्स, है ना, लेक्स, पॉन्ड्स एंड बड़े बड़े जो टंकास होते हैं, टैंक्स जो होते हैं, उनमें भी पानी आपको स्टोर मिलेगा, है ना। पॉन्ड्स बोल सकते हो आप, पॉन्ड्स वगैरह हो गए हमारे, है ना, जो हमारे जो मैनमेड पॉन्ड्स जो होते हैं उनको भी आप बोल सकते हो टंकास वगैरह। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, कितनी रिवर्स हैं? तो आप देखोगे 10,360 रिवर्स हैं।
और हाँ, इन रिवर्स में जो हमारी मेन रिवर्स है वो भी आती है, प्लस इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जिनकी आप एवरेज अगर लेंथ देखोगे तो करीबन करीबन वो 1.6 किलोमीटर ईच आपको मिलेगी। इनका जो क्लियर हो ना, क्लियर हो ना, हाँ, तो ये आपको देखने को मिल जाती है ईच, है ना, द मीन फ्लो, एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन। तो आपको इतना जो है एक तरीके से आपको ये एवरेज यहां पर दिखाई दे रहा है। तो समझो यहां पे क्या बोला जा रहा है, देयर आर अबाउट 10,360 रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर ईच आपको यहां पर बहते हुए दिखाई दे जाएंगी। और आपको ये मीन फ्लो जो है एक तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा जितने भी रिवर बेसिन से। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं? चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो आप देखोगे कि 10,360 रिवर्स हैं, इसमें प्रॉपर तरीके से इनकी ट्रिब्यूटरीज भी आ जाती हैं, जिनकी जो एवरेज लेंथ जो आप देखोगे वो करीबन करीबन आपको जो सारी जो ट्रिब्यूटरीज है ना उनको मिला के सब कुछ मिला के तो उनकी जो एवरेज लेंथ है वो 1.6 किलोमीटर मिलेगी। ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, इसके अलावा हम बात करें थोड़ा सा आगे देखें। अब यहां पे कोई बात नहीं, ये जो लाइन थी यहां से कंटिन्यू होनी थी, कोई बात नहीं, इसको काट देना, ठीक है ना। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, आप देखोगे अगर मैं मीन फ्लो की बात करूं, मीन एनुअल फ्लो की बात करूं, जितनी भी रिवर बेसिन है इनकी मैं बात करूं, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो भी प्रेसिपिटेशन से जो पानी आ रहा है, जो टोटल जो वाटर आ रहा है, रिवर्स में आ रहा हो चाहे किसी में भी आ रहा हो, ये थोड़ा सा ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप समझो कि जो भी टोटल जो वाटर आ रहा है प्रेसिपिटेशन से, इधर उधर से जो भी पानी आ रहा है, ठीक है ना, जो भी पानी आ रहा है XYZ, प्रेसिपिटेशन हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, वो कहां आ रहा है? सीधा रिवर्स वगैरह में आ रहा है। और वही पानी जो होता है वो सीधा वो कहां चला जाता है सर? हमारे ग्राउंड वाटर में भी चला जाता है। समझो थोड़ा सा, ये जो सारा पानी है ये टोटल कितना है सर? ये टोटल है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ये बस इतना याद करना है आपको, यहां पर ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो अभी आपने बोला था टोटल है 1869 जो यूजेबल है। नहीं, ये टोटल है हमारा, ये इसमें हमारा सरफेस वाटर भी है, और वही सरफेस, क्योंकि वही जो सरफेस वाटर होता है वो कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो यहां पर इसमें दोनों आ रहे हैं, सरफेस वाटर भी आ रहा है और हमारा एक तरीके से और हमारा रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर भी आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, तो मीन जो एनुअल फ्लो है वो इतना आता है 1869 क्यूबिक किलोमीटर का। फिर मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, जैसे कि आप देखोगे टोपोग्राफिकल बैरियर, मैंने बोला आपको ऑलरेडी, मैंने ये पॉइंट बता दिया आपको कि भाई कुछ पानी जो है आप देखोगे इसमें हम सिर्फ कितना परसेंट यूज कर पाते हैं? 60% ही तो यूज कर पाते हैं ना। 60% कितना बैठता है? तो आप देखोगे 60% मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 60% बैठता हमारा 1122 क्यूबिक किलोमीटर बैठता नहीं बैठता? ठीक है सर, 60% यूज कर पा रहे हैं। अब देखोगे ना आप 60% तो टोटल है ना, ये तो टोटल है भाई। इसमें हमारा सरफेस वाटर भी आएगा, इसमें हमारा सरफेस वाटर भी आएगा, और इसमें हमारा ग्राउंड वाटर भी आएगा, इसमें हमारा सरफेस वाटर भी आएगा, इसमें ग्राउंड वाटर भी आएगा। तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि हम बात करें टोपोग्राफिकल, है ना, हाइड्रोलॉजिकल और जो अदर कंस्ट्रेंट्स आते हैं। अब यहां पे क्या क्या आता है? जैसे टोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स की हम बात करें, अब हमारी जो रिवर्स आपने देखा होगा जो हिमालयाज में रिवर्स बहती हैं, अब वो अलग ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर से बह के आती हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा भाई, हमारे जो इंदस रिवर है, ब्रह्मपुत्र, गंगा रिवर जो है अलग अलग ग्लेशियर से निकलते हैं। अब सोच के देखो, इन सारी रिवर्स को पानी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनका मोस्टली जो पार्ट है वो आप देखोगे वो एक तरीके से, क्योंकि मोस्टली पार्ट तो क्या हमारा जो ये प्रॉपर जो हमारा जो नदन प्लेन्स वाला जो पार्ट है यहां से फ्लो होता है, बट फिर भी आप देखोगे कुछ ऐसा पार्ट है जो हमारे हिमालय से बहते हुए आ रहा है, उनको हम कई जगह पर यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की टोपोग्राफी, वहां की टेरेन कुछ ऐसी है ना। हाइड्रोलॉजिकल बैरियर्स की हम बात करें, क्या होते हैं? तो भाई कहीं कहीं बारिश कम होती है, कहीं बारिश बहुत ज्यादा होती है, कम ज्यादा के चक्कर में आप देखोगे हम उस पानी को यूटिलाइज नहीं कर पाते। बारिश ऐसी जगह पर हो रही है जहां पर हमारा एक्सेस ही नहीं है। तो ये अदर कंस्ट्रेंट्स की हम बात करें तो आप देखोगे कि बहुत सारा पानी ऐसा होता है इसको हम यूज नहीं कर पाते। इसमें आप देखोगे कई सारे कंस्ट्रेंट, जैसे आप देखोगे कुछ पानी जो है हमारा ग्लेशियर, कुछ पानी जो है बर्बाद हो गया। अदर कंस्ट्रेंट्स की हम बात करें जो इंडस्ट्रीज यूज कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं भाई पानी, है ना, जो नाली में पानी जा रहा है उसको भी तो हम यूज नहीं कर पाते ना। तो उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। तो आप देखोगे हम सिर्फ कितना यूज कर पाते हैं सर? तो आप देखोगे हम सिर्फ 32% यूज कर पाते हैं। तो समझो ये जो 32% लिखा हुआ है ना, ये क्या है सर? ये इसका, ये आप देखोगे ना 1122 क्यूबिक किलोमीटर जो पानी है तो टोटल है ना, जिसमें आप देखोगे कि हम सरफेस वाटर को कितना यूज कर पाते हैं। सरफेस वाटर की बात कर रहा हूं तो ये आता है हमारा 690 क्यूबिक किलोमीटर, 690 क्यूबिक किलोमीटर। इतना याद रखो, 690 क्यूबिक किलोमीटर हम जो है यूज कर पाते हैं, है ना। जो हमारा सरफेस वाटर है उसका हम 690 क्यूबिक किलोमीटर विच इज 32%। अब समझो थोड़ा सा यहां पे समझना कि यहां पे 32% बैठता है। क्लियर हुआ ना? यानी कि 1869 क्यूबिक किलोमीटर में टोटल जो वाटर हम यूज कर पाते हैं, वो ग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, वो 1122 है। लेकिन आप स्पेसिफिकली बात करोगे सरफेस वाटर की तो वो कितना है सर? वो 1122 नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमारा ग्राउंड वाटर भी तो अवेलेबल जो लगा हुआ है ना, इसमें जुड़ा हुआ है हमारा ग्राउंड वाटर भी। हम 690 क्यूबिक किलोमीटर क्या यूज कर पाते हैं सर? वो हम यूज कर पाते हैं सरफेस वाटर। क्लियर हुआ ना? इतना क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आप देखना यहां पे एक चीज और लिखी हुई है
कि जो वाटर फ्लो कर रहा है रिवर्स में, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया सब प्रेसिपिटेशन का मेन रोल होता है। और प्रेसिपिटेशन के अलावा क्या होता है? एक होता है कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया की हम बात करें तो आप देखो, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ कैचमेंट एरिया होता क्या है। अब एक रिवर है, मैंने आपको बताया था, याद करो, है ना। एक रिवर, ये हमारे क्या है सर, ये हमारे आप देखोगे पहाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है ना। ये रिवर बहती हुई आ रही है, ठीक है ना। अब इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं रिवर्स की। तो ये क्या हो गया? पूरा कैचमेंट एरिया हो गया। मतलब एक जो मेन रिवर है, ये कहां कहां से पानी रिसीव कर सकती है, ठीक है ना। अब जो भी बारिश होगी इस एरिया में, जितनी भी बारिश होगी, सारा पानी कहां बह के जाएगा सर? इन रिवर्स में जाएगा ना, इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज में जाएगा, या फिर इन रिवर्स में, इस मेन रिवर में चला जाएगा। तो एक जो रिवर, मेन जो रिवर है, वो कहां कहां से पानी को कैच कर रही है, इसको हम बोल देते हैं क्या? कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है रिवर का, वो भी डिपेंड करता है कि भाई उस रिवर में कितना पानी फ्लो करेगा। तो यहां पे ये बात बोली जा रही है। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है सर, ये हमने सरफेस वाटर की बात कर ली, सरफेस वाटर की बात कर ली। अभी आपका पूरा मैथ्स ना बन जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे बात करें अब यहां पे थोड़ा सा नदियों के बारे में बात की जा रही है। प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा हाई किसका है? तो आप देखोगे कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमारी जो हिमालयन नदियां हैं, इनका आपको प्रेसिपिटेशन ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। वेदर इट इज तो इंदस को हम काउंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंदस का जो मेन पार्ट है, इंदस का जो मैक्सिमम जो पार्ट है, वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। बाकी ब्रह्मपुत्र की हम बात करें एंड गंगा की हम बात करें, तो इनका काफी अच्छा खासा आपको क्या दिखाई देता है? काफी अच्छा खासा इनका कैचमेंट एरिया देखने को मिलता है। तो हमारा जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, फिर आप देखोगे हमारे बैराक रिवर जो है, इनकी हम बात करें तो कुछ हमारी जो हिमालयन से जो रिवर बहती है, हिमालय से जो रिवर बहती है, इनका आपको काफी अच्छा खासा कैचमेंट एरिया देखने को मिलेगा। और आप देखोगे क्योंकि इन रिवर्स में एक चीज और देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जहां पर एक तरीके से, क्योंकि ये क्या होती है, ऑल सीजन रिवर्स होती हैं, आपको 12 महीने उसमें पानी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कहां से आ रही है सर? ये आ रही है हमारी ग्लेशियर से, ठीक है ना। ये ग्लेशियर से बहके आ रही है, सूखती नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर से पानी आता है, प्लस फिर आप देखोगे प्रेसिपिटेशन भी होता है रिवर्स में मॉनसून के टाइम पर। तो कहीं ना कहीं रेनफॉल भी रिसीव कर रही है ये वाली रिवर्स, और प्लस ग्लेशियर से भी पानी आ रहा है। तो समझो इनमें आपको सबसे ज्यादा पानी का फ्लो दिखाई देगा। बट इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम सारे पानी को यूज नहीं कर सकते। यहां पर इसी प्रॉब्लम के बारे में बात की गई है कि आप देखोगे कि इनकी अगर हम बात करें टोटल सरफेस, टोटल हमारा जो सरफेस वाटर रिसोर्स है, इसकी अगर हम बात करें तो वो इन 3 नदियों में बहते हुए मिलेगा। कितना सर? 60%। लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे ये जो 60% जो वाटर है, वो कितने एरिया में है? तो आप देखोगे वो सिर्फ 1/3 एरिया को ही कवर कर पा रहा है ना, 33% एरिया को ही कवर कर पा रहा है। यहां पे भी बोला गया दीज रिवर्स ऑल्दो अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, 1/3 एरिया को ही कवर कर रहे हैं रिवर। बट आप देखोगे इनके पास 60% आपको टोटल सरफेस वाटर रिसोर्स मिलेगा हमारे इंडिया का। क्यों? ऐसा क्यों है? मैंने ऑलरेडी आपको रीजन बता दिया, क्योंकि इन रिवर्स में सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, कैचमेंट एरिया इनका बहुत ज्यादा है। और एक तरीके से ये रिवर्स कहां से आ रही है सर? तो जब स्नो मेल्ट हो रही है पूरी, है ना, प्रॉपर ग्लेशियर जब पिघलते हैं, तो इनसे जो एक तरीके से आपको पानी बहता हुआ दिखाई देगा। ये जो रिवर्स होती हैं, पहले सबसे पहले छोटी छोटी स्ट्रीम्स में होती हैं। जब ये स्ट्रीम्स प्लेन्स में आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक रूप जो है अपना धारण कर लेती हैं, एक तरीके से बड़ी बड़ी नदियां बन जाती हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप देखोगे कि अगर मैं साउथ इंडिया, देखो ये तो हमने नॉर्थ इंडिया की बात कर ली, क्योंकि ये सारी जो रिवर्स हमारे नॉर्थ में बह रही हैं। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो साउथ इंडिया की टोपोग्राफी की हम बात करें थोड़ी अलग है। साउथ इंडिया की हम बात करें तो साउथ इंडिया में जितनी भी रिवर्स है, जैसे मैं बात करूं गोदावरी, कृष्णा, है ना, कावेरी की हम बात करें, तो इनके हम पानी को यूटिलाइज कर पाए हैं सर। इनके पानी, अब देखो इनके पानी को, इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं। प्लस आप देखोगे आप हर जगह पे डैम्स वगैरह नहीं बना सकते, आप हर जगह पानी को स्टोर नहीं कर सकते, आप पानी को हर जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे रीजन है, ठीक है ना। लेकिन यहां की हम बात करें तो आप देखोगे हमने इन सारी रिवर्स को ऑलरेडी पानी क्या कर लिया सर? इस्तेमाल कर लिया है सर। हम जितना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने इस्तेमाल कर लिया है, जो हमारी साउथ इंडियन की रिवर्स है, ठीक है ना। अच्छा, ये किसमें बाकी है अभी? तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी जो है, इसमें करना भी बाकी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी में जितना आपको पानी देखने को मिलता है, जितना आपको जो वाटर रिसोर्स देखने को मिलता है, जितना इनका कैचमेंट एरिया है, उसके हिसाब से हम इनको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं सर, है ना। और उसके पीछे मैंने आपको रीजंस बता दिए, ज्योग्राफिकल रीजंस हैं, है ना। कुछ हमारे, है ना, बात करें कुछ हमारे, आप देखोगे सोसाइटी की हम बात करें, हमारे समाज की हम बात, आप हर जगह डैम्स वगैरह नहीं बना सकते। क्लियर हो ना? आप हर जगह एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं कर सकते। तो ये सारे आपको रीजंस देखने को मिलते हैं, इसलिए आप देखोगे हमने ब्रह्मपुत्र और गंगा को अभी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाया, ठीक है ना। चलिए, सोसाइटी बैरियर्स भी होते हैं कई सारे, कि आप हर जगह जो है पानी को, आप एक तरीके से हर जगह एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं कर सकते, आप हर जगह डैम्स वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मैं सरफेस वाटर की बात करूं तो आप देखोगे, अच्छा अच्छा यहां पर बात की जा रही है, यहां पे सरफेस वाटर की बात नहीं की जा रही है। ये सरफेस वाटर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको काट लेना। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम बात कर रहे हैं सर टोटल रिप्लेनिशेबल रिसोर्स के बारे में, वाटर रिसोर्स के बारे में। अच्छा, ये समझो थोड़ा सा, ये कुछ अलग नहीं है। एक्चुअल में जो सरफेस पे वाटर होता है वही तो नीचे पर्कुलेट कर जाता है ना, जो सरफेस पे वाटर दिखाई देता है वही नीचे पर्कुलेट कर जाता है। तो आप कुछ भी बोल दो इसको। अगर मैं रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर की बात करूं तो ये कितना है सर? तो ये है 432 क्यूबिक किलोमीटर। अब समझो थोड़ा सा, अब देखो, अब समझो यहां पे
आप समझो यहां पे, ये देखो अब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब टोटल हमारे पास कितना था सर, 1869 क्यूबिक किलोमीटर, जिसमें हम टोटल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ओनली 60%, दैट इज 1122 क्यूबिक किलोमीटर। अब 1122 क्यूबिक किलोमीटर में हमारा सरफेस वाटर भी है और हमारा रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर भी है। अब देखोगे हम सरफेस वाटर कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, 690, क्लियर हुआ ना, हाँ। और हमारा जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर ये कितना है सर, ग्राउंड वाटर जो है वो कितना है सर, तो वो हम यूज कर रहे हैं 432, ठीक है ना। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को अगर सम करोगे तो आएगा 1122 क्यूबिक किलोमीटर, ये यही फिगर आ गई, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। तो ऐसे यहां पर थोड़ा सा मैथ्स ऐसे बनती है, तो आप देखोगे 1122 क्यूबिक किलोमीटर टोटल था, जिसमें से आप देखोगे हमारा सरफेस वाटर कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं हम, 690, और इसमें से आप देखोगे इस 1122 किलोमीटर में हम ग्राउंड वाटर कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, दैट इज 432 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है ना। और इसको टोटल अगर आप करोगे तो इतना ही आएगा, यानी कि इतने में से हम इतना 60% यूज करते हैं, 60 में से आप देखोगे इतना ये है, इतना सरफेस वाटर हमारा और इतना हमारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। तो ये आई होप आपको जो मैथ्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं, चलिए ठीक है सर। अच्छा अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर की बात करें, सबसे ज्यादा यूज कहां होता है। तो आप देखो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन आपको कहां ज्यादा मिलेगा, है ना, कहां ज्यादा मिलेगा, तो जो रिवर बेसिन्स वाले एरिया है, जैसे हम नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट की हम बात करें, और हम कुछ पार्ट की बात करें जो हमारा साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, यहां पर आपको ग्राउंड वाटर का अच्छा खासा यूज देखने को मिलेगा, क्लियर हो ना। चलिए फिर आगे हम बात करें, बहुत ज्यादा हाई यूटिलाइजेशन कहां पर है, जो सबसे ज्यादा हाई यूटिलाइजेशन करते हैं, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, तो आप देखोगे इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु आ जाता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा स्टेट्स विद लो और मॉडरेट यूटिलाइजेशन, कम यूटिलाइजेशन कौन करता है और मॉडरेट लेवल का यूटिलाइजेशन कौन करता है, तो आप देखोगे यहां पर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, ओडिशा, केरला, है ना, इनमें आप देखोगे बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन जो है एक तरीके से वाटर का, ग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखोगे फिर हम जैसे बात करें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, यहां पर एक तरीके से मॉडरेट लेवल का जो हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। तो हमने हाई लेवल का कहां होता है, मॉडरेट लेवल का कहां होता है, लो लेवल का ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कहां होता है, वो मैंने आपको सारा डेटा दे दिया है। चलिए अच्छा आज की हम बात करें जो अभी प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी हम बात करें, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आप देखोगे कि यहां पर क्या हो रहा है, आज की हम बात करें, करंट ट्रेंड की हम बात करें, तो यहां पर जो डिमांड है वो एक्सीड करती जा रही है, सप्लाई उतनी नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है। और अगर ये सिचुएशन रही तो आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा ही डेट्रीमेंटल हो जाएगा, मतलब इससे फिर हमारा जो हमारा डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगा। ये एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, डेट्रीमेंटल है सर। और एक तरीके से इससे क्या हो सकता है, एक तरीके से इससे हमारा सोशल अपहीवल और एक तरीके से डिस्ट्रप्शन पैदा हो सकता है, क्योंकि देखो डिमांड बहुत ज्यादा है। अब देखो पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, पानी एक ऐसी चीज है, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास ना हो तो उसके बिना हम सस्टेन कर सकते हैं, बट पानी तो एक तरीके से क्या है सर, पानी है तो ही जीवन है, पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। और मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अगर पानी की अवेलेबिलिटी, अगर कुछ ये जो डेटा है, जो ट्रेंड अभी चल रहा है, ये भी ऐसे ही रहा और बढ़ता गया, तो इससे एक तरीके से सोशल डिस्ट्रप्शन और एक तरीके से सोशल अपहीवल पैदा हो सकता है ना, अलग अलग कम्युनिटीज में लड़ाई हो सकती है ना, सिविल वॉर हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को पानी चाहिए ही चाहिए, क्लियर हुआ ना। चलिए अच्छा आप देखोगे कि फिर इसके अलावा हम बात करें थोड़ा सा हमारे जो कोस्टल जो एरियाज हैं, जो कोस्टल लाइन हमारी, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है, 7,500 किलोमीटर से ऊपर की हमारी कोस्टल एरिया है पूरा, है ना, समुद्र लगता है जहां पर। तो इनकी हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपको कुछ एरियाज में आपको क्या मिलते हैं सर, कुछ एरियाज में आपको बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं, लगून्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्रिएट हो जाते हैं, आप देखोगे, है ना, जैसे आप देखो जैसे हमारे बहुत सारे सैंडबार जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं कोस्टल एरियाज में। तो जो एक वाटर वाली जो एक अलग एक वाटर बॉडी जो होती है वो अलग सेपरेट हो जाती है, जिसको हम लगून्स बोल देते हैं। इनका जो वाटर होता है ब्रैकिश होता है, ठीक है ना, तो उनको भी कई लोग यूज करते हैं फिशिंग के लिए, इवन इरिगेशन तक के लिए। तो यहां पे बोला जा रहा है कि इंडिया की हम बात करें, इनके पास काफी अच्छी खासी कोस्टलाइन देखने को मिलती है ना। और याद रखना कि ये जो कोस्ट लाइन है ना काफी इंडेंटेड, इंडेंटेड का मतलब होता है अनइवन सी है ना। आप देखोगे ये टेढ़ी मेढ़ी सी जाती है ना, ये टेढ़ी ऐसी ऐसी आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, है ना। जब आप थोड़ा सा क्लोज मैप में जूम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंडेंटेड देखने को मिलेगी, टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी देखने को मिलेगी, अनइवन देखने को मिलेगी, ठीक है सर। अब होता क्या, इसकी वजह से जो टेढ़ी मेढ़ी आपको ये देखने को मिल रही है ना पूरी कोस्ट लाइन, इसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लगून्स और लेक्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ पर जो लगून्स लेक्स हैं, जैसे मैं बात करूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ केरला, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओडिशा, है ना, उड़ीसा की हम बात करें, वेस्ट बंगाल की हम बात करें, तो यहां पर आपको काफी अबंडेंट अमाउंट में जो है सरफेस वाटर मिल जाएगा। इसलिए आप देखोगे यहां पर, तभी मैंने बोला था ना कि यहां पर बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है ग्राउंड वाटर यूटिलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास सरफेस वाटर है ना। जैसे अब याद रखना, ये जो वाटर होता है ये फ्रेश वाटर बिल्कुल नहीं होता, ये ब्रैकिश वाटर होता है ना। ब्रैकिश वाटर एक तरीके से खारे पानी और एक तरीके से सॉल्टी वाटर जो होता है ना, एक तरीके से जो सॉल्टी वाटर होता है
और जो फ्रेश वाटर होता है उसके बीच में आता है। ये बिल्कुल फ्रेश भी नहीं होता, लेकिन हाँ इतना होता है कि इसमें आप इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, इसमें फिशिंग कर सकते हो, आप इसको आप इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो, थोड़ा सा है ना और ज्यादा फिल्टर करने के बाद। तो आप देखोगे यहां पर जो ब्रैकिश वाटर है वो एक तरीके से फिशिंग और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। और हाँ, इरिगेशन में आप हर क्रॉप को नहीं उगा सकते, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ जो पैडी क्रॉप्स जो होती हैं, कोकोनट वगैरह जो होता है, उनको आप जो है एक तरीके से कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखोगे कोस्टल एरियाज में भी कई सारी जो यहां पर वाटर बॉडीज को यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है सर। अच्छा, फिर आप देखोगे कि यहां पे अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? पानी की हम जब बात करते हैं तो आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इरिगेशन, है ना। पहले आप देखोगे ना, जो जैसे हम बात करें इरिगेशन नहीं, सॉरी, एग्रीकल्चर को। अब एग्रीकल्चर को रिक्वायर क्या है? अब अगर आपको हाई यील्ड चाहिए, अगर आपको हाई प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? आपको इरिगेशन चाहिए होगा। इरिगेशन का मतलब भी क्या होता है कि भैया उनको सिंचाई होती रहे, कि वो जो किसान है वो बारिश पर डिपेंडेंट ना हो पूरी तरह से, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो फिर क्या करेगा वो, ठीक है ना। पहले जो फैमाइन्स वगैरह आती थी वो ऐसी तो आती थी, जो सूखा पड़ता था, ड्रॉट वगैरह जो आते थे, आप देखोगे ये कैसे आते थे? ऐसे ही आते थे भाई, कि क्योंकि किसान जो होता था वो 100% उस टाइम पर हमारे जो इंद्रदेव भगवान है उन पर डिपेंडेंट होता था। बट एक्चुअल में क्या होता था? एक्चुअल में होता ये था कि जब बारिश नहीं होती थी तो ड्रॉट जैसी सिचुएशन आती थी, इसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते थे फैमाइन से, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं। अगर आप पूरी इंडिया की इकोनॉमी देखोगे, हिस्टोरिकली देखोगे, तो हम एक तरीके से क्या रहे हैं, स्टार्टिंग से आप देखोगे हम अग्रेरियन सोसाइटी रहे, यानी कि हमारे यहां पर लोग जो थे वो खेती वेती ज्यादा करते थे। आप देखोगे 2/3 जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया की जो एक तरीके से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में। ऑल्दो ये जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि हम जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। बट इनिशियली से आप देखोगे, जब से हम आजाद हुए हैं, तो आप देखोगे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और समझो कि एग्रीकल्चर जो है वो हमें क्या दे रहा है? खाना दे रहा है ना। हाँ, तो बिना पानी के वो भी नहीं हो सकता। तो समझो कि जब पानी ही नहीं होगा तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि देयरफॉर डेवलपिंग इरिगेशन टू बूस्ट द प्रोडक्शन हैज बीन अ हाई प्रायोरिटी, क्योंकि हमें अपनी पॉपुलेशन का पेट भरना है, और उस पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी सर? हमें हाई प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। और हाई प्रोडक्शन होगा कैसे सर? विदाउट इरिगेशन नहीं हो सकता। तो आप देखोगे इनिशियली जो 5 ईयर प्लान्स थे उसमें इसको भी प्रायोरिटी दी गई थी। जो इनिशियली आप देखोगे ना, जो भी 5 ईयर प्लान्स रहे हैं उसमें हमने ये इनिशियली एम रखा कि भाई जो हमारा नेट शोन एरिया जो है इसको बढ़ाया जाए। कुछ ऐसे एरिया जहां पर अभी तक इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं पहुंची हैं, जहां पर अभी भी किसान जो है वो इंद्रदेव भगवान पर जो डिपेंडेंट है, उनको इस डिपेंडेंसी से हटाया जाए थोड़ा सा। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी चीजें जो क्लियर हो गई हैं। इसी के लिए आप देखोगे सरकार ने बहुत सारे जो हमारे मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी डैम पर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखोगे भाखड़ा नागल की हम बात करें, हीराकुंड की बात करें, है ना। फिर आप देखोगे राजस्थान में आप जाओगे, वेस्टर्न राजस्थान में, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल का पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया था। 9000 जो ब्यास रिवर से निकल के जाता था, पूरे वेस्टर्न राजस्थान को बदल के रख दिया इसने, इस प्रोजेक्ट ने पूरा उनका जो है डेस्टिनी बदल के रख दी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आगे की चैप्टर्स में, ठीक है ना। चलिए, आप देखोगे कि अभी की अगर मैं करंट डिमांड की बात करूं तो हमारी करंट डिमांड जो है वाटर को लेकर हम बात करें तो आप गैस करो किसमें होगी ज्यादा? हाउस होल्ड पर्पस के लिए, इंडस्ट्री के पर्पस के लिए होगी, या फिर इरिगेशन? तो अभी की जो डिमांड है सबसे ज्यादा किसमें है सर? एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। डोमिनेट कौन कर रहा है? अभी एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो आप देखोगे सबसे ज्यादा आपको सरफेस वाटर की, चाहे मैं बात करूं चाहे मैं ग्राउंड वाटर की बात करूं, तो सबसे ज्यादा यूज कहां हो रहा है इन दोनों का, सरफेस ग्राउंड वाटर का? वो एग्रीकल्चर में हो रहा है। और आप देखोगे कितना है सर, ये 92% ऑफ ग्राउंड वाटर और रेस्ट ऑफ द 89% ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है ना। तो ये डेटा आपको दे रखा है, 89% सरफेस वाटर यूटिलाइज हो रहा है और 92% जो हमारा ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है सर। बहुत अच्छी बात है। बहुत ही कम शेयर है हमारा किसका? इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक यूज का। इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक यूज की हम बात करें, इनको, है ना, ये देखो ये फ्यूचर में आपको बदलता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज मैंने बताया कि ये जो सेक्टोरल चेंजेस भी आते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको सेक्टर्स में भी चेंज आते हुए दिखाई देते हैं। अभी जो लोग हैं वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, हो सकता है फ्यूचर में जो लोग हैं वो सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एक्टिविटीज में डिपेंड हो जाए। तो ये हो सकता है कि आपको कुछ चेंजेस दिखाई दें, आपको ये कुछ चेंजेस जो आपको दिखाई दें, बट अभी के लिए आप देखोगे इन दोनों का बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, 2% इनका। ये इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो 2% यूज करता है सरफेस वाटर और 5% ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, है ना। इंडस्ट्रीज का डेटा दे रखा है। तो ये सब डेटा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी हम स्मॉल अमाउंट में जो एक तरीके से क्या कर रहे हैं सर, स्मॉल अमाउंट में हम हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए पानी को यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर फिर ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है इसमें यही बताया गया है कि फ्यूचर में आपको एक तरीके से, अभी तो क्या, अभी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, फ्यूचर में हो सकता है कि धीरे धीरे इसमें आपको शिफ्ट दिखाई दे। फिर ये शिफ्ट कहां पर दिखाई देगा आपको? इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर्स का जो शेयर है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया डेटा। ये हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा डेटा हो गया सर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अब यहां पे हम बात करें, जब हम डिमांड की बात करते हैं वाटर की, है ना, इरिगेशन की डिमांड की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर चीज आती है ना, स्पैटियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। देखो, स्पैटियो का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू स्पेस, टेम्पोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम। स्पैटियो मींस रिलेटेड टू स्पेस,
टेम्पोरल मतलब रिलेटेड टू टाइम। ये आपको बहुत देखने को मिलता है इंडिया में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ओवर द स्पेस, यानी कि आप देखोगे इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बारिश की बहुत कमी रहती है, बारिश नहीं होती वहां पे। वेस्टर्न राजस्थान की हम बात करें, नहीं होता भाई। अरावली हिल्स है वो एक तरीके से, यहां पर उस मानसून को उधर जाने नहीं देते, तो उधर साइड कुछ आता ही नहीं है, बहुत कम बारिश होती है। कुछ एरिया ऐसा है हमारे डिक्कन प्लेट्यूज का जहां पर बारिश बहुत कम होती है, कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर बारिश होती रहती है। तो ये क्या सर, ये एक तरीके से स्पैटियो आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है, कहीं हो रही है बारिश, कहीं नहीं हो रही। फिर टाइम की हम बात करें तो हमारे देश में आपको अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं भाई। मानसून आते हैं तो बारिश अच्छी हो रही है, फिर ऐसा भी सीजन आता है जिसमें आपको ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, कभी कभी है ना, सूखा भी देखने को मिलता है कभी कभी। तो जब उस टाइम की हम बात करें तो हमारे पास कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज तो होनी चाहिए ना, क्योंकि कुछ ऐसी हमारी क्रॉप्स होती हैं जो कि आप देखोगे कि जिनको हम जब ड्राई सीजन होता है तब हम शो करते हैं, तो ड्राई सीजन के लिए आप देखोगे हमें पानी चाहिए। कुछ क्रॉप्स होती हैं जो हम रावी की, कुछ खारिफ की, कुछ जायद की, तो ऐसे टाइम पर जब बारिश नहीं हो रही है उस टाइम पर हमें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, है ना। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इससे एक चीज और होती है, जब पानी है हमारे पास इरिगेशन के लिए हमारे पास, तो इससे क्या होगा, इससे जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो भी बढ़ेगी। यानी कि आप एक ही लैंड पर, एक ही पीस ऑफ लैंड पर ज्यादा से ज्यादा बार जो है खेती कर पाओगे, क्योंकि आपको एक तरीके से रेनफॉल पर डिपेंडेंसी आपकी खत्म होती जा रही है। तो आप एक ही पीस ऑफ लैंड पर आप क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे। और अगर हम ईल्ड की बात करें तो क्रॉप की कहीं ना कहीं ईल्ड भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। समझ में आया ना। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहां पर मिलती हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए, तो दूसरे पॉइंट की हम बात करें कि हमें जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, इट्स सिंपल है, वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहां पे बोला जा रहा है कि इरिगेशन फैसिलिटीज की हम बात करें तो अगर आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करना है भाई, अलग अलग क्रॉप्स को एक ही पीस ऑफ लैंड पे उगाना है, इसके लिए इरिगेशन चाहिए, है ना। और आप देखोगे, क्योंकि देखो मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या होता है, इवेंचुअली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, आपकी पर यील्ड कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वो कैसे होगी सर, जब तक इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी तो ये हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ ना, ये हो गया सर, ठीक है सर। अच्छा, फिर आप देखोगे वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स लाइक राइस, शुगर केन एंड जूट की हम बात करें, इनके लिए भी आपको इरिगेशन फैसिलिटी जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये जो क्रॉप्स हैं ये वाटर इंटेंसिव है, इनको पानी चाहिए ही चाहिए। और एक चीज और है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ था तो हमने क्या शुरू किया था, हमने जो है हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स है इनका भी इस्तेमाल हमने शुरू किया था। जब मैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात करता हूं तो ये बहुत ज्यादा इनको इरिगेशन चाहिए होता है। आप ऐसा नहीं है कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को आप एक तरीके से विदाउट इरिगेशन, विदाउट द हेल्प ऑफ इरिगेशन आप इनको हार्वेस्ट कर सकते हो, नहीं होंगी। आपको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको इरिगेशन चाहिए ही चाहिए होगा। ये सारी चीजें हो गई, क्लियर हुआ ना। चलिए, फिर आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेस होने की, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारा इरिगेशन का भी है। क्योंकि आप देखोगे ग्रीन रिवॉल्यूशन विदाउट इरिगेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। आप देखोगे आज के टाइम पर जो स्टेट्स हमारे जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ है वो कौन से सर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहां पर हुआ क्या, यहां पर सरकार ने एक तरीके से बहुत सारा काम किया, यहां पे कैनाल्स बनाए गए ताकि घर घर तक पानी पहुंच सके। बहुत सारे जो नलकूप होते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह जो होते हैं, इनको लगाया गया ताकि लोग ग्राउंड वाटर को भी यूटिलाइज कर सके। क्योंकि समझो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो बीज हम इस्तेमाल करते थे, जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते थे, अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं होती तो शायद ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाता सर। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, फिर आप बात करें कि साथ के साथ हुआ क्या भाई। अब देखो हमने फायदे तो देख लिए कि हमने यूटिलाइज कर लिया, देखिए हमने ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया। इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है इसकी क्वालिटी भी खराब हुई है और ये डिप्लीट भी हुआ है, इसकी क्वांटिटी भी कम हुई है। आप देखोगे कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल तो बना लिया, अच्छे खासे परसेंटेज डेटा बताया जा रहा है। ओवर आप देखोगे ना 85% जो एरिया था हमारे, जो पंजाब वाले साइड का एरिया है या फिर जो हरियाणा वाला साइड, वेस्टर्न यूपी वाला जो साइड है, यहां पर 85% ऐसा एरिया था जिसको हम नेट जोन एरिया में ले आए थे। यानी कि ये एरिया जो था इरिगेटेड एरिया था, यानी कि यहां पर 85% जो एरिया है वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, पहुंच चुकी है सर। और ये जो इरिगेशन है यहां पर किस पर ज्यादा रिलाई करता है, तो आप देखोगे जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं, है ना, वेल्स की हम बात करें, ट्यूबवेल्स की हम बात करें, अराउंड 76.1%। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि हमने बहुत ज्यादा ओवर यूज किया। इससे हुआ ये कि हमारे जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो गया। ऑब्वियसली बात है, तुम जब ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज करोगे, ओवर यूज करोगे, ओवर एक्सप्लॉइट करोगे, तो इससे क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट भी होगा। क्लियर हुआ ना। चलिए, फिर यहां पर बोला जा रहा है कि ना सिर्फ कम हुआ है बल्कि हमारी क्वालिटी जो है वो भी डिग्रेड हुई है। ज्यादा हमने पानी को विड्रॉल किया है कुछ सर्टेन स्टेट्स में। आप देखोगे इससे क्या हुआ है, क्वालिटी इश्यूज भी आए हैं सर। क्वालिटी इश्यूज कैसे आए हैं, समझो हम क्या करते थे, हमने क्या किया, हम खेतों में फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, फिर इरिगेशन कर रहे हैं। वही जो पानी है वो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। उसमें बहुत सारे आर्सेनिक जो कंटेंट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या टॉक्सिक कंटेंट जो होते हैं। आर्सेनिक का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक कंटेंट जो होते हैं, जो वाटर में, ग्राउंड वाटर में आपको पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा मिलता है। ये आए कहां से सर, देखो हर वाटर में थोड़े बहुत कंटेंट्स होते हैं, बट जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते और इसी पानी को हम बाद में पीते हैं भाई।
तो जो हम खेत में इरिगेशन कर रहे हैं भाई, वो सारा का सारा पानी जो है वो उसमें क्या है, उसमें केमिकल मिला हुआ है भाई, क्योंकि तुमने वो खेतों में क्या किया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डाले हैं, केमिकल के बने होते हैं। अब ये हमारे पानी को टॉक्सिक बना देते हैं और यही पानी जो है जमीन के अंदर पर्कुलेट कर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा पानी भी क्या हुआ है, हमारा पानी भी कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी भी खराब हुई है। आप देखोगे जो फ्लोराइड कंसंट्रेशन जो होता है ये बहुत ज्यादा हो गया। आप देखो पानी में फ्लोराइड कंसंट्रेशन होता है, बट एक्चुअल में जब ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पानी को एक टॉक्सिक बना देता है। राजस्थान की हम बात करें, महाराष्ट्र की हम बात करें, यहां पर आपको पानी में अर्सेनिक जो कंसंट्रेशन है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना, हमारा जो बंगाल और बिहार वाला जो पार्ट है। तो कहीं ना कहीं हमने पानी को ओवर यूज भी किया है, खत्म भी किया है और एक तरीके से उसको एक्सप्लॉइट भी किया है। सर क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आगे हम बात कर लेते हैं एक तरीके से एक इनिशिएटिव के बारे में, एक योजना के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी हमारे वाटर एक तरीके से जो एक सरकार ने एक इनिशिएट शुरू किया था, एक योजना बनाई थी ताकि हर घर में पानी हो। तो आप देखोगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करें, ये कब लॉन्च की गई थी? पहली बात तो देखो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2015-16 में जो इसको लॉन्च किया गया था, है ना। और आप देखोगे इसका मेन क्या था, ये एक तरीके से हमारा जो इसका मेन जो एम था वो था एक तरीके से हम प्रोटेक्टिव इरिगेशन को जो है इंप्लीमेंट करने। प्रोटेक्टिव इरिगेशन का मतलब क्या है कि ऐसी जगह जहां पर हम क्या दें, जहां पर हम जो है जो जहां पर एक तरीके से, है ना, जो एरिड एरिया जो है, सेमी एरिड जो एरिया है, एरिड जो एरिया है, सूखा जो एरिया है, वहां पर हम एक तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज, वहां पर हम सॉइल में जहां मॉइस्चर कम है, सॉइल में जहां पर मॉइस्चर कम है वहां पर इरिगेशन दे सके। तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेशन, जहां पर आपको हर किसान के पास इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेगी ताकि पानी की वजह से उसको, इरिगेशन की वजह से उसको परेशान ना होना पड़े एक तरीके से, है ना। विदाउट इरिगेशन आप क्रॉप को कैसे करोगे? आप सोच के देखो, बारिश नहीं हो रही फिर क्या करोगे आप? तो यहां पर प्रोटेक्टिव इरिगेशन की हम बात करें तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स हैं देश में, वहां तक सरकार कोशिश करेगी कि वहां पर एक तरीके से प्रोटेक्टिव इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंचवाई जाए। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना? चलिए, अच्छा, अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें इसकी, तो आप देखोगे पहला ऑब्जेक्टिव था कि एक तरीके से फिजिकल एक्सेस होना चाहिए वाटर का, जितने भी फार्म्स हैं, जितने भी लैंड्स हैं, और जो भी हमारा जो कल्टीवेबल जो एरिया है, एक्सपेंडेबल जो एक्सपेंड कल्टीवेबल एरिया जो है, यानी कि हमने वो एरिया जिसको हमने पहले शायद वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं होता होगा, लेकिन अब जो हमने उसको एग्रीकल्चर के लायक बना लिया है ना, अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। अब देखोगे ना, इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, हर खेत को पानी। मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया है जहां पर पहले खेती नहीं होती थी, शायद अब हो रही है खेती, हमने उसको खेती के लायक बना लिया है। हमने बहुत सारा ऐसा भी एरिया था जिसको हमने एक्सपेंड किया भाई, जहां पर पहले कल्टीवेशन नहीं होता था शायद, है ना, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो हमारा, है ना, बैरन लैंड हुआ करते थे, या फिर जो वेस्टेड लैंड जो था उसको हमने कल्टीवेशन के लायक बना लिया। वहां तक भी जो है इरिगेशन को पहुंचाया जाए। ठीक है ना, क्लियर हो? एक्सेस, वहां पर भी एक्सेस ऑफ वाटर हो, हर खेत को पानी, यही स्लोगन था इनका। फिर आप देखोगे यहां पे एक तरीके से प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सोर्स। अच्छा, अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सोर्सेज का मतलब क्या है कि वाटर के अलग अलग सोर्सेज हैं, पॉन्ड्स में भी वाटर है, लेक्स में भी वाटर है, रिवर्स में भी वाटर है, कैनाल्स में भी वाटर है, इन सब पे इंटीग्रेशन करो और इन सबको कनेक्ट करो ताकि हर एक गांव, हर एक जिले को जो है इससे फायदा मिले। तो आप देखोगे प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंट यूज टू मेक बेस्ट यूज ऑफ वाटर थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस। तो हमें क्या करना है, हमें सारे एरियाज को कवर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं उनका इंटीग्रेशन करना, उनका जुड़ाव करना बहुत जरूरी है ताकि हर एक जगह को फायदा पहुंचे। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा सर? टेक्नोलॉजी का होगा। तो हमें पहली बात तो समझदारी से पानी को इस्तेमाल करना होगा, वेस्ट नहीं करना होगा। और इसमें याद रखना है, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत मेन है कि जब तक लोगों को ही ये बात पता नहीं होगी। अब होता क्या एक्चुअल में, जितने पानी की जरूरत होती नहीं है उससे कई गुना ज्यादा जो हम पानी खेतों में दे देते हैं, इससे क्या होता है? इससे पानी वेस्ट होता है नहीं होता? आप बताओ। पानी का जो लेवल है वो भी कम होता है, पानी भी वेस्ट होता है भाई, रिचार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। तो समझो यहां पे बहुत सारी चीजें बोली जा रही है कि हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ताकि सारी वाटर बॉडीज को, वाटर सोर्सेज को हम इंटीग्रेट कर सके और अलग अलग जो प्रैक्टिसेस हैं इनको हम करेंगे ताकि वाटर को हम कंजर्व कर सकें। ठीक है ना, चलिए। फिर यहां पे अगली लाइन वही बोली गई है कि हमें जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी सर, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारा जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि किसानों को नहीं आता, उनको ज्ञान नहीं है एक्चुअली में। उनको वही तो बोल रहा हूं ना मैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है ना। एक तरीके से जब तक किसानों में अवेयरनेस नहीं होगी तब तक जो है ऐसी पानी बर्बाद होता रहेगा। तो आप देखोगे जितना पानी इस्तेमाल करना है उतनी पानी इस्तेमाल करो, कितने टाइम तक इस्तेमाल करना है। तो ये सारी जो है बातें यहां पर बोली गई हैं, क्लियर हो ना। तो जो हम खेतों में पानी को बर्बाद करते हैं, जितने पानी का हम यूटिलाइज भी नहीं कर सकते, उससे कई गुना जितना पानी हमें जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा पानी को हम वेस्ट कर रहे हैं। तो उसको जो है रोकना, उसको रिड्यूस करना जरूरी है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हुआ ना, बहुत ही बढ़िया। आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग्स टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे। जैसे आप देखोगे ना, हम ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं,
स्प्रिंकल्स लगा देते हैं, तो आप देखोगे स्प्रिंकल से क्या होता है, मॉइस्चर बना रहता है, लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि एक बार में पानी देने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे पानी छोड़ते रहें। इससे क्या होगा, इससे पानी भी सेव होगा आपको। तो आप देखोगे ना यहाँ पे वही एक और स्लोगन दिया गया, पर ड्रॉप मोर एंड मोर क्रॉप। मतलब सिंपल सी बात है, बूंद बूंद करके आप देखोगे हम ज्यादा से ज्यादा जो है क्रॉप को जो सॉइल है उसको मॉइस्चर दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को जो हम उगा सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। हमें उतने ज्यादा पानी की जरूरत होती ही नहीं है जितना पानी हम वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी जो चीजें थी, ये सारे जो इनिशिएटिव थे सरकार के द्वारा यहां पर लिए गए थे। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतनी सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है सर। अच्छा, अब क्या हुआ? अब हुआ क्या, धीरे 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 आप देखोगे वाटर की प्रॉब्लम्स इमर्ज होने लगी। ऑब्वियसली बात है, इमर्ज होंगी, क्यों ना हो। जैसे देखोगे जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो वाटर है, पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी है, जैसे हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब है पर पर्सन कितना वाटर आता है, एवरेज वाटर की हम बात करें, वो डे बाई डे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ड्विंडलिंग का मतलब क्या था, ड्विंडलिंग का मतलब होता है डे बाई डे श्रिंक हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। और क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। और ना सिर्फ पानी की कमी है, बल्कि जो पानी हमारे पास अवेलेबल है वो भी पॉल्यूट कर रहे हैं हम भाई। पॉल्यूट क्यों हो रहा है सर? आप देखोगे पॉल्यूट इसलिए हो रहा है, सबसे पहले यहां पे आते हैं इंडस्ट्रीज। सबसे बड़े कल्प्रिट कौन है? इंडस्ट्रीज। फिर हमारा एग्रीकल्चर भी आता है, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर भी पीछे नहीं है, जो पानी को की जो क्वालिटी को खराब कर रहा है। क्योंकि हम बहुत सारे है ना जो केमिकल्स यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उससे हमारा पानी जो अफेक्ट होता है। वो केमिकल कहां जाते हैं? खेतों में जाते हैं। इससे हमारी सॉइल भी खराब होती है, प्लस पानी भी खराब होता है। फिर हमारा जो डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स है, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है, वो हम सारा कहां बेच देते हैं? नाली वाली में चला जाता है वो। इससे हुआ क्या कि हमारी पानी की जो, पहली बात तो पानी की क्वांटिटी कम हो गई है, और ना सिर्फ क्वांटिटी कम हुई है, बल्कि आप देखोगे कि यहां पर पानी की जो क्वालिटी है वो भी डाउन हुई है। आप देखोगे पानी में आपको लेड मिल जाएगा, हर एक गंदा कंटेंट जो आपको पानी में देखने को मिल जाएगा हमारे इंडिया में आपको। और कहीं ना कहीं इसमें इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इसने हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी पर लिमिट लगा दी है। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर हम बात करें कि यहां पे थोड़ा सा बात किया जा रहा है किसके बारे में, वाटर की प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया जा रहा है। अगर मैं वाटर की क्वालिटी के बारे में बात करूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्योरिटी ऑफ वाटर। जब वाटर में फॉरेन सब्सटेंसेस नहीं होते, फॉरेन सब्सटेंसेस का मतलब ये नहीं है कि विदेश तक कोई आया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फॉरेन सब्सटेंस का मतलब होता है कि अनवांटेड सब्सटेंसेस जो पानी को पॉल्यूट करते हैं। अब होता क्या, देखो पानी में ना खुद नेचुरल प्यूरिफाइंग कैपेसिटी होती है। जो भी जानवर वगैरह मर जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं, जो भी वेस्ट होता है, जो भी सड़े गले जो भी प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो नदियों में गिर जाते हैं, तो पानी उनको एक तरीके से अपने आप ही क्या कर लेता है, अपने आप को प्यूरिफाई कर लेता है। तो एक तरीके से नेचुरल कैपेसिटी है वाटर की अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए। बट एक्चुअल में जब इसका कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो पानी फिर अपने आप को साफ नहीं कर पाता। और यहां पर तभी प्रॉब्लम शुरू होती है कि भाई आपको आज के टाइम पर बहुत सारे जो फॉरेन मैटर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, केमिकल्स की हम बात करें, है ना, फिर इंडस्ट्रियल और जो अदर जो वेस्ट है ना, डोमेस्टिक वेस्ट की हम बात करें, और ये सारे जो मैटर्स हैं वो कहीं ना कहीं पानी की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करते हैं, यानी कि खराब करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट करते हैं, खराब करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। और कहीं ना कहीं ये हमारे लाइक ह्यूमंस के लिए अनफिट हो जाता है, इसको आप यूज नहीं करते, इट इज अनफिट फॉर द ह्यूमन यूज। क्लियर हुआ ना? चलिए, और इसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, तो आर्सेनिक कंटेंट्स होते हैं। आर्सेनिक की हम बात करें, फ्लोराइड की हम बात करें, तो ये सारे सब्सटेंसेस आपको हमारे स्ट्रीम्स, रिवर्स, है ना, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन वगैरह सब में देखने को मिल जाते हैं। हमने हर जगह को बर्बाद कर दिया एक्चुअल में, यहाँ पे बोला क्या है ना? क्लियर हुआ ना? चलिए, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा रिवर्स में पॉल्यूशन होता है, फिर आप देखोगे और पानी की क्वालिटी खराब होती है। और एक तरीके से ना सिर्फ हम अपनी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है ना, समुद्र के अंदर भी तो पानी होता है, सॉरी नदियों के अंदर भी तो जीवन होता है, मछलियां वगैरह रहती हैं, अलग अलग जो हमारे जो एनिमल्स हैं, है ना, जो हमारे जलीय जीव, जो जल के जो हमारे अलग अलग प्राणी होते हैं, यानी कि हमारे जो पानी में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, उन पर भी ये कहीं कहीं ना कहीं ये चीज है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि वो भी तो इस कंटेंट को ले रहे हैं ना भाई। तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ पर भी फर्क पड़ रहा है कि उनके लिए तो पानी ही सब कुछ है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन सब कुछ, उनके लिए पानी सब कुछ है। ये सारी चीजें आई होप जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ ना? चलिए, और आप देखोगे यहां पर क्या बोला जा रहा है, समटाइम्स ये जो हमारे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, ये तरीके से सीप डाउन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पर्कुलेट होना, जमीन के अंदर चले जाना, यानी कि ग्राउंड वाटर की बात की जा रही है यहां पर। तो सीप डाउन एंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर, कहीं ना कहीं ये जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, ये जो हमारे जो है ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे सीप डाउन हो जाते हैं, यानी कि जमीन के अंदर चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आप देखोगे हमारा ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। तो ये एक तरीके से आपको प्रॉब्लम्स यहां पर दिखाई देती है। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, प्रिवेंशन की हम बात करें, प्रिवेंशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। आप देखोगे कि जैसे आप जाते हो, यहां पे बोला गया कि जैसे आप जाते हो जहां पर पॉपुलेशन कम, देखो जहां पर पॉपुलेशन कम होती है वहां पर हर चीज आपको सही मिलेगी। पॉपुलेशन जहां आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी वहां पर सारी चीजें खराब हो जाती है, पॉल्यूशन भी वहां पे ज्यादा होगा, गंदगी भी ज्यादा होगी। यहां पे वही बोला जा रहा है कि हमारे जो हिली एरियाज है वहां पे पॉपुलेशन कम होती है और वहां पे एक तरीके से आपको क्लीन वाटर मिलता है।
पीने लायक पानी मिलता है। और नहीं मानते तो कभी चले जाना हिमाचल में, थोड़ा सा ऊपर के साइड, हिमाचल उत्तराखंड में चले जाना, आप ऊपर की साइड चले जाना, वहां पे नदियां बहुत ज्यादा क्या होती हैं, साफ होती हैं सर, है ना। और एक तरीके से आप देखोगे कि यहां पर लेस ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं तो पॉल्यूशन भी कम होता है, यहां पे नदियां भी साफ होती हैं। अच्छा, जैसे आप नीचे आते हो, प्लेन्स में आते हो आप, वैसे ही आपको क्या बनता है, वैसे आपको जो एक तरीके से एकदम, है ना, सब कुछ होने लगता है वहां पे फार्मिंग भी हो रही है सर, वहां पे, है ना, वो एक तरीके से इंडस्ट्रीज भी लगी हुई हैं, है ना, पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है ना, जो डोमेस्टिक जो वेस्ट है वो भी सब कहां जा रहा है सर, पानी में ही जा रहा है सर। और एक तरीके से जितना भी जो फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं, अपने जो भी इनका वेस्ट होता है वो कहां मिल रहा है, जाके वो रिवर्स में जाके छोड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे पॉल्यूशन हो रहा है। मतलब पॉल्यूशन मेन कहां पर है, पॉल्यूशन का कॉज क्या है मेन, तो आप देखोगे जैसे हमारी नदियां प्लेन्स में आती हैं वहां से मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर यहां पर आपको समर पॉल्यूशन अलग देखने को मिलता है। अब समर में क्या होता है, समर में आप देखोगे क्योंकि यहां पर ड्राई सीजन है, पानी जो होता है वेपराइज हो जाता है, तो नदियों में पानी कम हो जाता है। गर्मियों के टाइम पर आप देखोगे ना, अप्रैल मई के टाइम पर पानी नदियों में कम होता है, क्योंकि आप देखोगे कम का रीजन सिंपल सा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो पानी वेपराइज हो चुका है। अब होता क्या, अब ये कम पानी है, अब लेकिन पानी तो कम हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा जो वेस्ट था वो तो उतना है ना, वो तो अभी भी फैक्ट्री उतना ही छोड़ रही है, 12 महीने उतना छोड़ती है। इससे क्या होगा, इससे होता ही है कि हमारी जो रिवर्स है वो और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। पहले क्या था, पहले पानी बहुत ज्यादा था तो वो जो जा रहा था एफ्लुएंट, तो उससे ज्यादा रिवर गंदी नहीं हो रही थी, लेकिन एक्चुअल में जब गर्मियां आई तो पानी क्या हुआ, पानी इवेपोरेट हो गया तो पानी का कंटेंट कम हो गया। जब कम हो गया तो उसमें और ज्यादा विजिबल होगा हमारा पॉल्यूशन, और ज्यादा जो एफ्लुएंट जो है, और ज्यादा जो वेस्ट है वो और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, ज्यादा आपको दिखेगा वो, है ना। तो यहां पर वही बोला गया है, इससे क्या होगा, इससे हमारी रिवर्स जो होंगी वो और ज्यादा पॉल्यूटेड होंगी। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। फिर सर इसका सॉल्यूशन निकाला गया, सॉल्यूशन तो बहुत निकाले गए, बट एक्चुअल में सॉल्यूशंस को देखो होता क्या है, हमारी इंडिया में ना लॉस बन जाते हैं, बट उन लॉस को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। तो यहां पे वही बात की जा रही है। तो आप देखोगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यहां पे उठाया गया, बनाया गया, है ना, और एक तरीके से स्टेट बोर्ड्स को भी बनाया गया। अब इनका काम यही था कि भैया क्या करेंगे, ये जो है एक तरीके से वाटर की क्वालिटी को चेक करेंगे, है ना। और आप देखोगे इन्होंने पूरे इंडिया में 507 लोकेशन को डिटेक्ट किया, और आप देखोगे इन्होंने यहां पर यह पाया कि जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी पॉल्यूटेड रिवर्स है। और उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, एक तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट, बैक्टीरिया वेस्ट, सब कुछ, है ना, सब कुछ देखने को मिलता है। आर्सेनिक, फ्लोराइड वगैरह जितने भी बेकार सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो सब देखने को मिलते हैं। मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर की हम बात करें तो उसमें यमुना आ जाती है। जो यमुना का वो वाला पार्ट, ये देखो पूरी यमुना नहीं, क्योंकि यमुना तो यमुनोत्तरी से आती है, तो वो वाला पार्ट जो दिल्ली और इटावा के बीच में बहता है ना, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। और दिल्ली में तो आप सोचिए मत, आप देखो वहां पे क्या बनता है, वो टॉक्सिक, वो पूरा झाग बन जाता है वहां पे। फिर साबरमती की हम बात करें, हमारे अहमदाबाद की हम बात, गोमती, काली, अद्यार, है ना, कोम, है ना, वगई की हम बात करें, मूसी की हम बात करें, गंगा, ये सब जो है, गंगा वाले जो पार्ट है ये कानपुर और वाराणसी वाला पार्ट है, जो जहां गंगा जाती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। और आप देखोगे कि जो ग्राउंड वाटर है हमारा, यानी कि जो जमीन के अंदर पानी है, ये भी आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक मिलेगा। यहां पर आपको फ्लोराइड, है ना, नाइट्रेट, ये सारे देखो, ये सारे जो कंटेंट्स होते हैं एक्चुअल में रिवर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, बट इनकी मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा कैसे बढ़ जाती है, जब इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्यादा आता है, इसमें हाउस होल्ड वेस्ट बहुत ज्यादा आता है, तो इसका जो कंसेंट्रेशन है बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। जब ह्यूमंस इसको यूज करेंगे तो एक्चुअल में उनको इससे प्रॉब्लम होगी, अलग अलग जो बीमारियां हैं बनने लगती हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे हम बात करें, ठीक है सर। अच्छा, फिर आप देखोगे एक तरीके से यहां पर बहुत सारे एक्ट बनाए गए, पूरा जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है, बहुत सारे लॉज को बनाया गया। अब इनको क्या इंप्लीमेंट किया गया, ठीक से नहीं किया गया। तो अब यहीं पे वही बात की जा रही है कि आप देखोगे जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 बना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना, ठीक है ना, और इनको इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फिर आप देखोगे इससे क्या हुआ, आप देखोगे द रिजल्ट इज दैट इन 1997 में क्या हुआ, तो बोला जा रहा है 251 पॉल्यूटेड इंडस्ट्री जो थी, वो एक तरीके से 251 जो इंडस्ट्रीज जो थी वो हमारे रिवर्स और लेक्स को पॉल्यूट कर रही थी। यहां पे आता है डेटा, पूरा डेटा आता है कि भाई ये इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पर लोकेटेड थी जहां पर आसपास आपको रिवर्स और लेक्स मिलेगी, और ये काफी सारा जो है यहां पर गंदगी कर रही थी। फिर आप देखोगे वाटर सेस एक्ट 1977 बनाया गया, जिससे कि आप देखोगे वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने की कोशिश की गई, बट ये भी क्या हुआ, ये भी इसका भी एक तरीके से आपको बहुत ही ज्यादा, है ना, छोटा, बहुत ही मार्जिनल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमें अवेयरनेस की जरूरत है भाई, और यहां पर बोला गया है कि एक तरीके से हमें किसकी जरूरत है, जब तक पब्लिक खड़ी नहीं हो जाएगी, जब तक कोई विद्रोह नहीं हो जाएगा ना, तब तक पब्लिक को समझ में नहीं आ जाएगा भाई बहुत गंदगी है। सच में इंडिया इज वन ऑफ द डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसा बोला जाता है, मैं नहीं बोल रहा, मतलब एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है। बाहर के जब लोग आते हैं तो इंडिया की इंसल्ट होती है, क्योंकि हमारी नदियां, हमारी सड़कें, हमारा सब कुछ गंदा है। क्यों गंदा है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस नहीं है भाई। पब्लिक अवेयरनेस जिस दिन हो गई ना, उस दिन तो भाई ये सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी।
अगर लोगों को समझ में आ गया वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सारी जो चीजें हैं इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। है ना। तो सबसे पहली बात यहां पे पब्लिक अवेयरनेस की बोली गई है, और आप देखोगे एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। तो आप देखोगे यहां पे देखोगे कि यहां पर जो पब्लिक अवेयरनेस है बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्शन बहुत जरूरी है यहां पर सरकार का, ताकि हम जो है अपने पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर सकें। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जो भी पॉल्यूटेंट्स हो रहा है, चाहे वो वेदर इट इज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेदर इट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल, वेदर इट इज फ्रॉम द डोमेस्टिक, तो यहां पर एक तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो ना। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए, रिसाइकल एंड रीयूज वाटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना ज्ञान दिया गया है कि हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, हम पानी को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। अब वेस्ट की जगह हम रिसाइकल और रीयूज कर सकते हैं, मतलब उस पानी को, जो गंदा पानी है उसको रिसाइकलिंग कर सके, उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है पानी को कंजर्व करने का। यहां पे बोला गया है कि एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू हम एक तरीके से पानी, फ्रेश वाटर को जो है उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और उसको हम सेव कर सकते हैं, रिसाइकल और रीयूज करके। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे यहां पे होता क्या है, यहां पर होता यह है, पहली बात तो यहां बोला जा रहा है कि कम क्वालिटी में जो लेसर क्वालिटी का जो पानी है उसको हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर। तो अब बोला जा रहा है द यूज ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज रिक्लेम्ड वाटर वेस्ट वुड बी एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर द इंडस्ट्रियल फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग टू रिड्यूस देयर वाटर कॉस्ट। आप देखोगे हम क्या करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एक तरीके से, है ना, फ्रेश वाटर यूज करती हैं, चाहे वो फायर फाइटिंग हो, चाहे वो एक तरीके से, है ना, मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फ्रेश वाटर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि कोई जो लेस क्वालिटी ऑफ वाटर, जो बचा कुचा पानी जो होता है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। एक अट्रैक्टिव ऑप्शन, हमें कोई अलग से पानी नहीं चाहिए मशीनों को ठंडा करने के लिए या फिर फायर फाइटिंग के लिए अलग से हमें पानी नहीं चाहिए। हम जो पुराना, जो कम क्वालिटी वाला जो पानी है, जो वाटर वेस्ट जो हुआ है, जो भी तुमने पानी जहां भी लगाया है अपने, और तुम्हारी जो फैक्ट्री में पानी जहां लगता है, उस पानी को हम स्टोर कर लें और उसको फिर हम मशीनों को ठंडा करने के लिए, है ना, जो फायर फाइटिंग जो होती है, आग वाग बुझाने की हम बात करें, तो उसमें हम जो है पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे वाटर कॉस्ट कम आ जाएगी। सिमिलरली आप देखोगे जो अर्बन एरिया, जो शहर के एरिया है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं भाई, जो हम पानी नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम, है ना, अलग अलग बर्तनों को धोने के लिए करते हैं, इस पानी को हम एक तरीके से गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। अपने जो भी तुम्हारा गार्डन वगैरह है उसमें पानी वो यूज कर सकते हैं। फिर आप देखोगे जो वाटर जो है, जो हम वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, है ना, अलग अलग जो आपके व्हीकल्स होते हैं, स्कूटी गाड़ी वगैरह जो होती है, उसको भी हम एक तरीके से गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हम बहुत सारा जो पानी है वो कंजर्व करेंगे और एक तरीके से उसको कहां इस्तेमाल करेंगे, हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऐसा है कि हम जहां फालतू के जो काम होते हैं, जो भी हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं, उनमें हम अलग से पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे पानी की क्वालिटी कम हो रही है और कहीं ना कहीं डिग्रेड भी हो रहा है पानी हमारा। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो रिसाइकलिंग और यूज जो है वाटर का, इसको इस्तेमाल कर हम एक तरीके से बहुत ही बड़े अमाउंट में क्या कर सकते हैं, हम पानी को बचा सकते हैं। आप देखोगे करंटली रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ लिमिटेड स्केल। आज के टाइम की हम बात करें जहां पर पानी की बहुत ज्यादा ही किल्लत है, वहां पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देखोगे फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता हुआ दिखाई भी देगा, है ना। काफी स्कोप है इसमें, काफी ज्यादा स्कोप है। और इस स्कोप से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज से हम अपने रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर को भी अच्छे से रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट। अब ये टॉपिक क्या, वाटर शेड मैनेजमेंट है क्या। अब देखो यहां पर बात तो एक्चुअली हम वाटर की कर रहे हैं कि हम वाटर को कंजर्व करना है हर लेवल से, एक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है, चाहे वो सरफेस वाटर हो, चाहे वो हमारे ग्राउंड वाटर हो। हमें वाटर को रिक्लेम करना है, रन ऑफ वाटर है उसको, है ना, यानी कि जो पानी वेस्ट हो जाता है उसको बचाना है हमें। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। और हाँ, याद रखना, वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वाटर से ही है, यहां पर हम होलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं। तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है उसको हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें डिफॉरेस्टेशन आ जाता है ना, लैंड डिग्रेडेशन से को कैसे बचाना है, सॉइल इरोजन ना हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। खैर वो सारी चीजें हम कर तो पानी के लिए रहे हैं, बट इसमें आप देखोगे हम एक तरीके से यहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहां पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा रहा है, हर एक चीज को यहां पर देखा जा रहा है। अब देखोगे यहां पर वही लिखा हुआ है कि वाटरशेड मैनेजमेंट है क्या, तो इट रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तो यहां पर हम सरफेस और ग्राउंड वाटर को एफिशिएंटली और एक तरीके से एफिशिएंटली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि पहली बात तो जो सरफेस रन ऑफ हो जाता है वाटर का वो ना हो,
उसको हम स्टोर करें, है ना, हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको हम रिचार्ज करें अलग अलग मेथड से। जैसे आप देखोगे ना, एक मेथड होता है परकुलेशन टैंक। परकुलेशन टैंक क्या होता है? परकुलेशन टैंक में होता है क्या, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, है ना, और उस गड्ढे में एक तरीके से हम क्या करते हैं, एक गड्ढे में आप देखोगे हम उस पानी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, भर जाता है, फिर धीरे धीरे वही पानी जो होता है वो जमीन के अंदर परकुलेट हो जाता है, इससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाता है। एक और तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं रिचार्ज वेल। रिचार्ज वेल में क्या होता है कि हम पानी में बहुत गहरी गहरी कुएं बना देते हैं और कुएं में पानी छोड़ देते हैं। इससे भी हमारा क्या होता है, इससे भी आप देखोगे, इससे भी हमारा जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो ये सारी जो है मेथड्स अपनाएंगे। याद रखना कि ये एक तरीके से बहुत ही ब्रॉडर सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। वाटरशेड मैनेजमेंट में अलग अलग चीजें भी आती हैं, सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पर अपना कंजर्वेशन कर रहे हैं, पानी को बचा भी रहे हैं, और कंजर्वेशन हम अपने नेचर का भी कंजर्वेशन कर रहे हैं, प्लस रीजनरेशन यानी कि पानी की को हम रीजनरेट भी कर रहे हैं, और आप देखोगे हम उसको जुडिशियस यानी कि समझदारी से उसको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें आप देखोगे हम एक तरीके से, है ना, नेचर, लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, इन सबको एंड ह्यूमंस, इन सबको हमने वाटरशेड मैनेजमेंट में ले लिया। मतलब एक बहुत बड़ा एक, है ना, एक तरीके से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है पूरा वाटरशेड मैनेजमेट का। क्लियर हुआ ना? चलिए, और वाटरशेड मैनेजमेंट का एम क्या है? तो यहां पे इसका एम है टू ब्रिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचर रिसोर्सेज ऑन द वन हैंड एंड द सोसाइटी ऑन द अदर। ये यहां से कंटिन्यू हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे हमको ऐसा कर देना चाहिए था। हाँ, तो यहां पे बोला गया है कि हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पर एक तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक साइड में और सोसाइटी को एक साइड में हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बैलेंस बना रहे और हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज की कमी ना आए। क्लियर हुआ ना? चलिए, क्लियर हुआ। हाँ, अब यहां पे एक चीज बोली गई है कि भाई अगर वाटरशेड मैनेजमेंट ठीक से करना है तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सर? तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सर क्या जरूरी है सर? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। मतलब हम जो लोग, कम्युनिटी हम लोगों से बनती है। जहां पर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाता है, वहां पर जो लोग हैं, जब तक वो खुद आगे बढ़कर नहीं आएंगे, जब तक वो खुद अवेयर नहीं होंगे इस बारे में, तब तक जो आप वाटरशेड मैनेजमेंट को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर यहां पर अलग अलग जो वाटरशेड मैनेजमेंट है उनको इंप्लीमेंट भी किया गया। आप देखोगे, जैसे आप देखोगे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, इसने बहुत सारे जो प्लान्स है वो भी इनिशिएट किए थे। बहुत सारे जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनको लॉन्च किया था। इसमें से एक आता है हमारा हरियाली। हरियाली की हम बात करें तो ये एक तरीके से वाटरशेड मैनेजमेंट था, डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट था, और जो कि किसने स्पॉन्सर किया था? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था। और इसका एम क्या था कि हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है इसको किस तरीके से, है ना, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, फिशरीज की हम बात करें, एफोरेस्टेशन की हम बात करें, इन सबको कैसे कंजर्व किया जाए, है ना। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर भी सेम कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, लेकिन हाँ याद रखना इसको इंप्लीमेंट किसने किया था? ग्राउंड लेवल पर। तो इसमें जो ग्राम पंचायत थी, इसने इसको जो है इंप्लीमेंट किया था, प्लस इसमें जो है लोगों का भी पार्टिसिपेशन था। तो इसको याद कर लेना, हरियाली कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, फिर यहां पर आप देखोगे ये एक अटल भूजल योजना, ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारा इसमें भी आपको वाटरशेड मैनेजमेंट का एक, है ना, एक ग्लिम्स दिखाई देती है। तो आप देखोगे अटल भूजल जो योजना की हम बात करें तो ये भी काम इंप्लीमेंट किया गया था। तो 8220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम थे, यानी कि जहां पर पानी की कमी है इन गांव में 8220, जिसमें आप देखोगे कि जिसमें 8220 हमारी ग्राम पंचायत आती हैं और 229 ब्लॉक्स आ जाते हैं हमारे, और करीबन करीबन 80 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं और 7 स्टेट्स आ जाते हैं, है ना। स्टेट्स इंक्लूड्स यहां पर आप देखोगे ना, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं। आप देखोगे आप देखोगे ये जितने भी हमने स्टेट्स लिए हैं, जितने भी हमने ग्राम लिए हैं, जितने भी हमने ब्लॉक्स लिए हैं, इनमें आप देखोगे लगभग लगभग, है ना, 37% टोटल जो वाटर हमारे पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में आप जो 37% जो हमारा वाटर स्ट्रेस्ड एरिया जो है वो कवर हो जाता है। जहां पर आप देखोगे पानी की कमी है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है सर। चलिए, अब यहां से शुरू होता है इसका मेन मुद्दा क्या था, इसका मेन एम क्या था, ये क्या था सर? इसका मेन जो एक तरीके से एस्पेक्ट क्या था अटल जल का, है ना। तो आप देखोगे यहां पर इसका मेन एम था बिहेवियरल चेंजेस इन द कम्युनिटी, यानी कि हमें एक तरीके से पब्लिक अवेयरनेस लानी होगी, लोगों का जो बिहेवियर है उसको चेंज करना पड़ेगा। समझो, जब तक अंदर, जस्ट समझो तुम्हारे घर में बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे घर में टैप खुले रहते हैं, नल खुले रहते हैं, और वो टप 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 पानी खुला रहता है, रात में तुम सोओगे, सुबह तक टंकी खाली हो जाती है, फिर घर में तुम्हें डांट पड़ती है कि तुमने नल खुला छोड़ दिया था। एक तरीके से क्या हो, तुम लापरवाह हो एक्चुअली, है ना, तुम अवेयर नहीं हो, तुम्हें एक एक बूंद की कीमत ही नहीं पता, बिकॉज तुम्हारे पास वो चीज है। उस जिस इंसान के पास वो चीज नहीं होती उसको एक्चुअल में उसकी वैल्यू पता होती है। तो यहां पर वही बात की जा रही है कि हमें लोगों का बिहेवियर चेंज करना है ना, हमें लोगों का जो एक तरीके से जो वाटर को कंज्यूम किया जाता है, कंजम्पशन जो है पानी का, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, किसी भी, तो उसका एक तरीके से जो एटीट्यूड है वो बदलना पड़ेगा। और हमें एक तरीके से स्मार्ट जो है वाटर मैनेजमेंट एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, हमें एक तरीके से स्मार्ट मेथड्स को अपनाना पड़ेगा, और हमें अपनी एक्चुअली हमें थिंकिंग चेंज करनी है, बिहेवियर चेंज करना है पानी को लेके, ठीक है ना। क्लियर हुआ? इसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे और भी वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया था। जैसे हम बात करें नीरू मीरू को,
है ना। इसको नीरू का मतलब होता है वाटर एंड मीरू का मतलब होता है यू, वाटर एंड यू, है ना। ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया था कहां पर सर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है सर। फिर आप देखोगे आरवरी पानी संसद की हम बात करें, आरवरी पानी संसद की अगर हम बात करें तो ये आपको राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर आपको इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हुआ। यहां पर भी इन्होंने कई सारे तरीके निकाले वाटर को कंजर्व करने के लिए। यहां पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाया गया, बहुत सारे पर्कुलेशन टैंक्स बनाए गए, डग आउट पॉइंट्स, इसको हम जोहड़ बोलते हैं, आपने देखा होगा ना। एक तरीके से हम क्या करते हैं, है ना, चेक डैम्स भी इसको हम बोल देते हैं। चेक डैम्स में क्या होता है कि जो छोटी छोटी पानी की जो बॉडीज होती हैं उनको हम रन ऑफ होने से बचाते हैं, उनको हम वो पानी वेस्ट ना हो जाए, तो हम एक तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, डैम लाइक स्ट्रक्चर, है ना। डैम लाइक स्ट्रक्चर बना के उस पानी को हम रोकते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो हम पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं, प्लस हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी इससे रिचार्ज होता है। तो इन्होंने सारी चीजों पर काम किया, और प्लस यहां पर एक चीज फिर आपको कॉमन मिलेगी, पीपल पार्टिसिपेशन। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु है तो यहां पर यहां पर इनकी जो गवर्नमेंट है इसने मैंडेटरी कर दिया है कि हर घर में, है ना, हर घर में जब कोई भी घर बनेगा तो उसमें एक वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर तो होगा, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तो बनाया जाएगा, यानी कि जो बारिश का पानी होगा उसको जो है कंजर्व किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उस पर फाइन भी लगाया जाता है ना। नो, यहां पे लिखा हुआ है देखो, नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। अगर ऐसा होता है तो उस पर फाइन वैन भी लगाया जाएगा, जेल तक हो सकती है। तो ये सारी जो चीजें आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब हम एक काम करते हैं भाई, अब देखो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं, है ना। एक केस स्टडी मैं आपको होमवर्क में देता हूं और दो केस स्टडी में पढ़ा देता हूं आपको, है ना। इन तीनों में से कोई ना कोई एक डेफिनेटली 100%, 101% आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा इन तीनों में से। पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो पहले हम बात कर लेते हैं एक महाराष्ट्र का गांव था जिसका नाम था रालेगान सिद्धि। इसकी हम बात कर लेते हैं, है ना, जो एक तरीके से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में, ठीक है सर। एक केस स्टडी है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल केस स्टडी है। यहां पर बोला गया है कि किस तरीके से, यहां पे बताया गया एक्चुअली कि किस तरीके से विदाउट गवर्नमेंट हेल्प, विदाउट एनी, है ना, ग्रांट्स, आप देखोगे कोई एक, है ना, लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों के अंदर अगर वो एक तरीके से, है ना, एक वो जो मोटिवेशन होता है ना, एक तरीके से किसी चीज को करने के लिए जो एक तड़प होती है ना, अगर वो होती है तो लोग मिलकर एक यूनिटी जब होती है तो उससे कुछ भी करा जा सकता है विदाउट विदाउट द गवर्नमेंट हेल्प। यहां पर समझो, यहां पर हम बात करें, हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा गांव है रालेगान सिद्धि, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत थी। आप देखोगे ये वाटर शेड मैनेजमेंट या फिर वाटर शेड डेवलपमेंट का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल बना है। आप देखोगे 1975 की हम बात करें, इस गांव की हालत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, है ना। एक तरीके से इलीगली यहां पर लिकर का जो कच्ची शराब जो होती है उसका ट्रेड किया जाता था। फिर आप देखोगे यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ है कि एक आर्मी जनरल जो थे रिटायर हुए, है ना। अब आर्मी के पता होता है आपको भाई, आर्मी के लोग कैसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब जब वो आए तो उन्हें अपने गांव को देखा और उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा सर, और फिर उन्होंने एक टास्क लिया, उन्होंने पूरा एक तरीके से गांव को सेटल डाउन करने के लिए पहले वो क्या हुआ, पहले वो गांव में सेटल डाउन हो गए, है ना। फिर आप देखोगे उन्होंने एक टास्क लिया वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और कहीं ना कहीं इनकी कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी रही होंगी, तो इन्होंने गांव के जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कन्विंस किया, और एक तरीके से यहां पर जो लोग थे ना, है ना, उनको समझाया, है ना, फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझाई। यहां पर आप देखोगे जो भी काम किए जाते थे वॉलंटरी किए जाते थे। आप देखोगे इन्होंने कोई भी ग्रांट, एक पैसा गवर्नमेंट से नहीं लिया, है ना। वॉलंटरी लेबर की हम बात करें, आप देखोगे कि इन्होंने बहुत सारी चीजों पे काम किया। ओपन ग्रेजिंग जो की जाती थी, ओपन ग्रेजिंग से आपको पता होना चाहिए कि ओपन ग्रेजिंग से हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है ना, मिट्टी खराब होती है। फिर आप देखोगे जो एक तरीके से, है ना, पेड़ों वेड़ों को काटा जाता है ना, जो लिकर जो कच्ची शराब बन रही है, इन सारी चीजों पर रोक लगाई। और इसके लिए आप देखोगे इन्होंने गांव के लोगों की हेल्प ली, कोई बाहर से एक बंदा नहीं आया, ठीक है सर। अच्छा, आप देखोगे, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर वॉलंटरी लेबर क्यों लगाई गई सर, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट से हेल्प नहीं लेना चाहते थे। आपको पता हो गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो इनको गवर्नमेंट पे इतना भरोसा था नहीं, तो इन्होंने खुद ही इनिशिएटिव ले लिया, और पैसे वैसे भी खुद ही इकट्ठा करते थे, ठीक है ना। फाइनेंशियल एड्स की हम बात करें तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो गांव के बाहर भी लोग रहते थे वो भी इनको पैसा वैसा दिया करते थे, लेकिन हाँ, सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है ना। पूरा जो प्रोजेक्ट था, पूरा सोशलाइज्ड प्रोजेक्ट था सर, और कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल भी रहा। और आप देखोगे कि जो लोग गांव के बाहर भी काम करते थे ना, वो भी इस गांव के लिए बहुत कुछ करते थे भाई। वो भी चाहते थे एक अपनी मंथली सैलरी जो भी इनकी आती थी उसका कुछ परसेंटेज जो है वो गांव को दिया करते थे एज अ ग्रांट, ठीक है ना। क्लियर हुआ, चलिए। फिर आप देखोगे काम होना शुरू हुआ, बहुत सारे यहां पर जो पर्कुलेशन टैंक जो थे उनको बनाया गया, बहुत सारे जो एम्बैंकमेंट जो थे जो टूट गए थे उनको पूरा रिपेयर किया गया ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके, है ना। 1975 में आप देखोगे कि जो वाटर टैंक्स जो हुआ करते थे वो पानी को भी होल्ड नहीं कर पाते थे, क्यों, क्योंकि वो उनमें बहुत सारे होल्स वगैरह, छेद वगैरह हो चुके थे, तो पानी होल्ड नहीं, उनको पूरा क्या किया गया, पूरी जो आप देखोगे ना एम्बैंकमेंट जो वॉल्स थी वो लीक थी, उनको पूरा रिपेयर किया गया, और लोगों ने एक तरीके से वॉलंटरी इसको रिपेयर किया। क्लियर हुआ, बढ़िया। आप देखोगे जो 7 जो कुएं थे, है ना, जिनमें पहले पानी खत्म हो चुका था,
पहली बार जो है मैं ऐसा देखा गया कि भाई गर्मियों के टाइम पर पहली बार उनमें पानी भरा, मतलब ये लिविंग मेमोरी थी लोगों की कि जो 7 कुएं, द 7 wells below its swelled with water in summer for first time in the living memory of people। पहली बार उनको जो है एक तरीके से भरा गया पानी उन 7 wells को। क्लियर हुआ ना? चलिए फिर इसके बाद आता पीपल रिपोस्ट देयर फेथ इन हिम एंड हिज विजन। तो आप देखोगे जो आर्मी पर्सनल जो थे, लोगों ने इन पर फेथ दिखाया सर, लोगों ने इन पर फेथ दिखाया सर। फिर आप देखोगे इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारे जो सोशल इविल्स हैं जो गांव में चल रहे थे उसको भी खत्म किया। जो भी सोसाइटी में जो अलग अलग सोशल इश्यूज जो है उस पर भी काम किया। आप देखोगे इन्होंने एक यूथ ग्रुप बनाया जिसको बोला गया तरुण मंडल। अब इस ग्रुप का काम क्या था, गांव में जो भी है ना गलत चल रहा है, जो भी सोशल इश्यूज चल रहे हैं, डाउरी को लेके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, अनटचेबिलिटी को लेके, सबको खत्म किया। जो लिकर डिस्टिलिंग जो हो रही थी, जो भी जहां पर भी शराब बनती थी उन यूनिट्स को बंद करवाया गया, प्रोहिबिशन लगा दिया उन पर, क्योंकि नशे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। फिर जो ओपन ग्रेजिंग थी इसको बैन कर दिया गया, है ना। और इसकी जगह इन्होंने स्टॉल फीडिंग यानी कि अलग अलग स्टॉल्स बना दिए और सबको एक फिक्स जगह पर जो है ग्रेजिंग करनी पड़ेगी और सबका एक तरीके से अलग अलग जो है स्टॉल्स होंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए इन्होंने एक तरीके से जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है उस पर बैन लगा दिया कि भाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप कोई नहीं करेगा, है ना। क्रॉप सच एज पल्सेस, ऑयल सीड, यानी कि जहां पर क्योंकि देखो पानी की कमी थी गांव में, तो जहां पर पानी की कमी, ऐसे जो हमारी जो एक तरीके से हमारी क्रॉप्स हैं जो नॉन वाटर इंटेंसिव है, उन क्रॉप्स को जो है ज्यादा ध्यान दिया गया, उन क्रॉप्स को जो इंकरेज किया गया। ये सारी चीजें हुई सर, है ना। प्रॉपर तरीके से आप देखोगे इलेक्शन की हम बात करें तो यहां पर सबके कंसेंसस से इलेक्शन हुआ। आप देखोगे यहां पर इलेक्शंस की हम बात करें तो यहां पर एक तरीके से यहां पर एक सिस्टम बनाया गया न्याय पंचायत का, ताकि कम से कम जो केसेस हैं वो पुलिस के पास जाएं। ये लोग जो भी एक तरीके से एक सिंगल केस भी पुलिस के पास नहीं आता था। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि कोई भी केस, जब से इन्होंने ये बनाया था ना कि न्याय पंचायत एक इनफॉर्मल कोर्ट था, ये जैसे गांव में आपने देखा होगा बहुत सारी पंचायतें होती हैं, जो भी थोड़े बहुत सिविल जो केसेस आते हैं, हाँ वो देखो जो क्रिमिनल केसेस ना वो तो ऑब्वियसली बात है कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जो छोटे मोटे जो घर में लड़ाइयां हो जाती हैं, पिलो फाइट वगैरह है ना, तो वो जो सारी केसेस हैं वो ये लोग खुद ही सॉल्व कर लिया करते थे। उसके बाद से कोई पुलिस में केस गया ही नहीं सर। हम फिर आप देखोगे 22 लाख लोगों ने रुपया इकट्ठा किया, स्कूल भी खोला इन लोगों ने, है ना, विदाउट आप देखोगे ना कोई डोनेशन वगैरह नहीं लिया, है ना, कोई पैसा वैसा सरकार से नहीं लिया। क्लियर हुआ ना? चलिए और जो भी मनी उधार भी, जो पैसा उधार भी लिया उसको वापस कर दिया गया। तो समझो देखो कितने परफेक्ट चीजें हो रही हैं। फिर बाद में आप देखोगे ये जो मतलब यहां पर आपको यही पता चलता है कि एक तरीके से, हाँ, और समझो यहां पर जो एक तरीके से ना ऐसा बोला गया कि ये जो चीज हो रही है ना कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी। रालीगंज सिद्धि जो एक तरीके से एक रोल मॉडल बना है व्हेन इट कम्स टू द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। किसी भी जगह को नरक से स्वर्ग कैसे बनाया जाए उसके लिए हमारा रालीगंज सिद्धि जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट रहा है। क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर देखो ये जो टॉपिक हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये जो टॉपिक हमारा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम यार, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि भाई समझो कि इसमें जो रेन वाटर है उसको कैप्चर किया जाता है और उसको यूज किया जाता है। अब ये वहां पर ज्यादा इस्तेमाल होता है जैसे जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे तमिलनाडु के कुछ एरियाज हो गए, कुछ राजस्थान की हम बात करें, वेस्टर्न राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और आप देखोगे इससे दो चीजें की जाती हैं, एक तो पानी इकट्ठा किया जाता है, यूज किया जाता है, प्लस इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज किया जाता है। और एक तरीके से यहाँ पर एक आप देखोगे काफी कम कॉस्ट, लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली चीज है। आप कोई भी एक तरीके से हम क्या नहीं करते, नेचर को, है ना, नेचर को या फिर एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते। क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करें तो आप देखोगे इससे एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ने लगी, है ना, और ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ने लगा, क्वालिटी जो है वाटर की वो बढ़ने लगी, है ना। जो ज्यादा कंटेमिनेशन जो हो गया था ग्राउंड वाटर में, क्योंकि अब हम अच्छा पानी अंदर भेज रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राउंड वाटर भी, जो ग्राउंड वाटर में जो फ्लोराइड जो था, है ना, कंटेमिनेट हो चुका था, फ्लोराइड, आर्सेनिक जो कंटेंट्स थे, नाइट्रेट्स, ये सारे जो टॉक्सिक कंटेंट जो थे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो थे, इनका जो कंटेमिनेशन जो था एक तरीके से ये थोड़ा सा कम होने लगा, है ना। फिर आप देखोगे ये सॉइल इरोजन की हम बात, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, जब बारिश हो रही है तो उस पानी को हम इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। जो रन ऑफ हो रहा है, उस रन ऑफ जब होता है तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सॉइल भी खराब होती है, सॉइल की लेयरिंग भी खराब होती है। तो इससे कहीं ना कहीं आप देखोगे सॉइल इरोजन भी इंप्रूव हुआ, है ना। और एंड फ्लडिंग वगैरह, बाढ़ वगैरह जो आ जाती है, ये सारी चीजें कम हुई, है ना। और आप देखोगे कहीं ना कहीं जो हमारे जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं, आप देखोगे ना हमारे कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहां पर क्या होता है वहां पर आप देखोगे कि पानी, क्योंकि देखो वहां पर कोस्टल एरियाज में जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है ना, सॉल्टी होता है नहीं होता, हाँ। अब यहाँ पे वही लिखा जा रहा है, क्लियर हुआ। एंड आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ो। एंड फ्लडिंग एंड अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल एरिया इफ यूज्ड टू रिचार्ज एक्वाफायर। अब इस शब्द का मतलब, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है?
अच्छा, मैं इस पूरी लाइन की अगर मैं बात करूं तो समझो, जो कोस्टल एरियाज जो हमारे होते हैं वहां पर आपको पता है कि बहुत सारे बैक वाटर्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे लगून्स क्रिएट हो जाते हैं, और इवन आप देखोगे ना आसपास का जो एरिया होता है उस वहां पे जो पानी होता है वो आपको काफी ब्रैकिश या फिर सॉल्टी वाटर मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इन एरियाज में होता यह है कि कभी कभी ये जो पानी होता है वो जमीन के अंदर पर्कुलेट करने लगता है ना, एक तरीके से इंट्रूशन का काम, इंट्रूशन का मतलब क्या होता है, घुसपैठ का काम करता है। जब ये मेन एरिया जहां पर जो पॉपुलेशन रह रही होती है, जहां पे मासेस रह रहे होते हैं, वहां पर ये पानी जो है जमीन के अंदर पर्कुलेट करने लगता है, तो वहां पर आप देखोगे कि जो हमारा ग्राउंड वाटर जो होता है ना वो सॉल्टी हो जाता है। सॉल्टी मतलब खारा पानी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो इसको भी इंप्रूव करता है, क्योंकि जब हमारा जो ग्राउंड वाटर है जब वो फ्रेश वाटर से रिचार्ज हो जाएगा, जो पानी हम सेव कर रहे हैं है ना, रेन वाटर से जो भी पानी आ रहा है तो वो पानी फ्रेश है, तो कहीं ना कहीं इससे होगा क्या कि जो ग्राउंड वाटर में सॉल्ट लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, पानी एक तरीके से सैलिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वाटर में सैलिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सैलिनेशन को बैलेंस करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आप देखोगे कि हम बहुत टाइम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और जिसमें हम अलग अलग मेथड्स को जो है यूज करते हैं, और अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं वो अलग अलग मेथड्स को यूज करती हैं है ना, बारिश के पानी को बचाने के लिए। और काफी लंबे टाइम से, ऐसा नहीं कि अभी से हो रहा है, ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, स्पेशली वहां पर जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है। ठीक है सर, अब यहां पे बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं की हम बात करें, वो रूरल एरियाज में अच्छे खासे आपको लेवल पे प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। जैसे आप देखोगे ना वहां पर आपको बहुत सारी लेक्स मिलती हैं, पॉन्ड्स मिलते हैं है ना, इरिगेशन टैंक्स मिलते हैं, तो जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर ये सारे जो मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे यहां पर बात की जा रही है राजस्थान की मैं बात करूं है ना, तो यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे यहां पर बहुत फेमस है, कुंड्स की हम बात करें, टंकास की हम बात करें, तो बड़े बड़े टंकास बनाते हैं, मतलब एक रूम के साइज के टंकास होते हैं। जब भी बारिश होती है तो आप देखोगे इन टंकास में पानी ये लोग स्टोर कर लेते हैं। स्टोर के बाद आप देखोगे जब पानी की कमी होती है तो उस पानी को पीने के लिए, यहां तक कि है ना इरिगेशन के लिए, अलग अलग कामों के लिए जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर क्लियर हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज और रिसेंट ईयर में ये देखा गया है कि जब से इंदिरा गांधी कैनाल, मैं वेस्टर्न राजस्थान की बात कर रहा हूं, इंदिरा गांधी कैनाल को बनाया गया है, तब से लोगों ने इन प्रैक्टिस, ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं इनको करना थोड़ा सा कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब उनको फ्री का पानी मिल जाता है बहुत सारा। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। क्लियर हुआ। फिर आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे बहुत सारा जो पानी है ना, इवन आप देखोगे ना घरों में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट तो ऐसी हैं जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया, ठीक है, जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि एक तरीके से आपको क्या करना है, जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपके घर में स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, तो आप देखोगे कि यहां पर वही लिखा हुआ इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लोकली नोन एज कुंड्स एंड टंकास। क्लियर हुआ। फिर आप देखोगे आर कंस्ट्रक्टेड नियर और इन द हाउस और विलेजेस टू स्टोर द हार्वेस्टेड रेन वाटर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है, या तो वो घर के आसपास होगा या फिर घर में ही होगा। ये बड़े बड़े टंकास बनाए जाते हैं, और सिंपल सी बात है, यहाँ पे कम्युनिटी जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है, और आप इस पानी का जो इस्तेमाल पीने के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, हाउस होल्ड पर्पस के लिए जो है कर सकते हो। ठीक है सर। आप देखोगे यहां पर फिर बताया जा रहा है कि भाई यहां पर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक है ना वाइड स्कोप है कि हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को, जो सारी वही बातें लिखी हुई हैं यार, मतलब मैं क्यों ही पढ़ा रहा हूँ, तुम खुद भी पढ़ सकते हो वैसे। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा वो कहानी लिखी हुई है कि ये बहुत ही ज्यादा वाइड स्कोप है इसका। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरीके से बहुत ही प्रीशियस है ना, एक तरीके से है ना बहुत ही प्रीशियस तरीका है वाटर को कंजर्व करने का। और आप देखोगे कि ये अलग अलग तरीकों से किया जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम इस्तेमाल करते हैं है ना, ओपन स्पेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखोगे अगर मैं हार्वेस्टिंग रेन वाटर की बात करूं, ये एक तरीके से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है कि जो कम्युनिटी का डिपेंडेंसी जो होती है, कम्युनिटी की जो डिपेंडेंसी होती है ग्राउंड वाटर पे, इस डिपेंडेंसी को जो है कम करता है। यानी कि हम जब डोमेस्टिक यूज के लिए ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये भी यहां पर कम करता है। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बारिश के पानी को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, सरफेस रन ऑफ से, और जितने भी एडवांटेजेस जो थे हमने बता दिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। ठीक है सर। अच्छा, फिर इसके अलावा आप देखोगे जो हमारा सप्लाई और डिमांड का गैप है वो कौन फुलफिल कर रहा है, वो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फुलफिल कर रहा है। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को भी सेव करता है। कैसे सेव करता है? क्योंकि आप भाई जब ग्राउंड वाटर को ऊपर निकालते हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मोटर का इस्तेमाल करते हैं है ना। मोटर कैसे चलती है? बिजली से चलती है ना, एनर्जी से चलती है, बिजली से चलती है ना। तो आप वाटर को पंप करोगे तो उसके लिए क्या लगेगी, बिजली खर्च होगी, और अच्छा खासा बिल भी आता है। तो कहीं ना कहीं हम यहां पर एनर्जी भी सेव कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना, एनर्जी भी सेव कर रहे हैं। क्लियर हुआ। और इससे एक फायदा और होगा कि जब हम ग्राउंड वाटर को लिमिटेड स्केल पर यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं है ना, कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो कंटेमिनेशन है ग्राउंड वाटर में, जिसमें आपको ग्राउंड वाटर में आपको आर्सेनिक कंटेंट्स मिलते हैं, फ्लोराइड मिलता है, नाइट्रेट मिलता है, जो कि बहुत ही डेंजरस, बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उनका जो लेवल है वो कम हो जाता है धीरे धीरे। क्लियर हुआ ना। चलिए, आप देखोगे कई सारे स्टेट्स में काफी अच्छा खासा जो है
पॉपुलर भी हो रहा है और लोग इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता आपको, बस एक स्ट्रक्चर चाहिए और जब भी बारिश होगी तो आपका पानी जो आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अर्बन अर्बन एरियाज की हम बात करें ना, हम अर्बन एरियाज को स्पेशली बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा पानी की जो किल्लत है ना वो इन एरियाज में देखने को मिलती है। आप देखोगे इनको काफी सारे फायदे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि समझो कि अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं कि यहां पर जो डिमांड है वो ऑलरेडी क्या है, आउटस्ट्रिप्ड हो चुकी है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है, सप्लाई बहुत कम है। तो आप देखोगे ना ये जो तरीका है वो शहरों में बहुत काम का आ सकता है, बहुत काम का जो है ये तरीका आप यूज कर सकते हो शहरों के लिए, अर्बन पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि अर्बन एरियाज की हम बात करें यहां पे पॉपुलेशन बहुत हाई होती है और इतनी ज्यादा हाई होती है कि उनकी डिमांड को हम मीट नहीं कर पाते, तो सप्लाई और डिमांड का गैप आ जाता है। तो आप देखोगे अर्बन एरियाज में यहां पर एक तरीके से आप देखोगे कि काफी अच्छी खासी इनकी डिमांड है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, इसके अलावा जो ऊपर मेंशन्ड है, जो भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं, आप देखोगे बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, लाइक मैं बात करूं है ना, बहुत सारे इश्यूज है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इशू है ना, द इश्यूज desalination of water particularly in coastal area and brackish water in arid and semi arid area, transfer of water from water surplus area to water deficit area through the interlinking rivers। तो ये सारे ये एक तरीके से सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं कि पानी को हम कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एक तो हम एक तरीका यहाँ पे बताएगा डिसैलिनेशन का, तो जो सैलिन वाटर जो होता है कोस्टल एरियाज में, उसको हम उसकी जो सैलिनिटी जो होती है उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं, उसका खारापन कम करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डिसैलिनेशन बोल देते हैं। और यही काम हम कहां करते हैं सर? कोस्टल एरियाज में। जो ब्रैकिश वाटर होता है वहां की हम बात करें, ब्रैकिश वाटर जो होता है, ब्रैकिश वाटर एक तरीके से सॉल्टी लेवल से थोड़ा कम होता है, इतना ज्यादा सॉल्टी नहीं होता बट फ्रेश भी नहीं होता, तो उसको भी हम तरीके से डिसैलिनेट करने की कोशिश करते हैं। फिर एक जगह ऐसा है जहां पर पानी बहुत ज्यादा है, दूसरी जगह एक पानी बहुत कम है, तो एक तरीके से इंटरलिंकिंग भी डेवलप करते हैं कि भैया जहां पानी कम है तो वहां हम एक कुछ ऐसे लिंक्स बना दें, जहां पानी ज्यादा है उसको जोड़ दें, तो जहां पानी ज्यादा होगा तो वहां से पानी ट्रांसफर होकर जहां पानी कम होगा वहां पर आ जाएगा। तो एक तरीके से इंटर इंटरलिंकिंग की जो यहां पर बात की जा रही है। क्लियर हुआ ना? ऐसे एरियाज में जहां पर वाटर डेफिसिटी बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ ना? चलिए, हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स, यूजर्स, हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज इज प्राइसिंग ऑफ वाटर। अब प्राइसिंग ऑफ वाटर की सिंपल सी बात हो रही है, पानी की कीमत, यानी कि समझो यहां पे बहुत बड़ी बात बोली गई है कि हमें एक तरीके से पानी की वैल्यू करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हें पानी फ्री का मिलता रहेगा तब तक तुम्हें कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो जो चीज फ्री की मिलती है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, हमें पानी की कीमत चुकानी, जब तक चुकानी ना पड़े तब तक हमें उस चीज की वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो ये भी बहुत जरूरी है, यहां पे बहुत बड़ी बात बोली गई है। हाउएवर द मोस्ट इंपोर्टेंट इश्यूज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स, हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी इज प्राइसिंग ऑफ वाटर। सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है प्राइसिंग ऑफ वाटर से रिलेटेड, यानी कि अब हमें जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि पानी की कीमत क्या है तब तक हम उसकी वैल्यू भी करना नहीं सीखेंगे। हमें पता होनी चाहिए पानी की वैल्यू क्या है, और ये सारी बात कम्युनिटी को, इंडिविजुअल को, इन सबको, अलग अलग जो यूजर्स है, कम्युनिटी यूजर्स की बात करूं, वेदर इट इज कम्युनिटी यूजर और इट इज इंडिविजुअल यूजर, हाउस होल्ड यूजर, जो भी है इनको पानी की कीमत पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब एक यहां पर और यहां पर एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मिशन की बात की जा रही है, जल क्रांति अभियान। ये 2015-16 में शुरू किया गया था, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और हाँ, लास्ट वाला तो मैं होमवर्क दे दे रहा हूं, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जल क्रांति अभियान। हाँ, एक चीज शायद, हाँ, ये जो हाइलाइट्स ऑफ नेशनल इंडिया नेशनल वाटर पॉलिसी, ये आप होमवर्क में ले जाओ, ये आप खुद पढ़ना, ठीक है ना? ये आप खुद पढ़ना, ये मैं पढ़ा देता हूँ, जल क्रांति अभियान मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? अच्छा है, काफी प्यारा टॉपिक है। चलिए, अच्छा, अब ये देखो जल क्रांति अभियान क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, है क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो वाटर क्या है, वाटर मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब चैप्टर आपको पढ़ाया था कि वाटर एक तरीके से रिसाइकलेबल रिसोर्स है। क्या है सर? रिसाइकलेबल रिसोर्स है, यानी कि वो बार बार रिसाइकिल होता रहता है, आप कर सकते हो, रिसाइकिल होता रहता है सर, है ना? बट इसकी हम अवेलेबिलिटी की बात करें वो काफी लिमिटेड है, और एक तरीके से यहां पर बोला जाता है कि भाई सप्लाई और डिमांड में बहुत ज्यादा गैप भी दिखाई देता है, देता है नहीं देता? क्लियर हुआ? चलिए, और ओवर द टाइम आप देखोगे बहुत ज्यादा होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर यहां पे बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि भाई जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, कि बारिश कभी भी हो जाती है, फिर जब होनी होती है तो नहीं होती, तो जो क्लाइमेट चेंज जो हुआ है एक बड़े स्केल पर, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस क्लाइमेट चेंज ने भी कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस कंडीशंस को क्रिएट किया है बहुत सारे रीजंस में। पहले जहां बारिश होती थी अब वहां बारिश नहीं होती, जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो रही है। तो समझो ये पूरा जो उलटफेर है ना, जो आज से 50 साल पहले शुरू हुआ है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा शुरू हुआ, क्लाइमेट में चेंजेस आने शुरू हुए, हमने एनवायरमेंट को डिग्रेड किया, तो कहीं ना कहीं जब से क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिले हैं तब से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं
वाटर स्ट्रेस्ड प्रॉब्लम भी काफी सारी बढ़ी है, हमने पानी का भी दोहन किया है और पानी की भी कमी देखने को मिली है। अच्छा, अब देखो कि इंडिया के पास कुछ एक नई सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है सर? यूनिक सिचुएशन ऐसी है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत हाई है, हमारी पॉपुलेशन बहुत हाई है, पॉपुलेशन बहुत हाई है, और एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत हाई हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी पूरी तरह से हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो भी नहीं पाया, अभी हो रहा है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, है ना, वी आर ग्रोइंग, हम इकोनॉमिकली ग्रो करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमिक पावर, हम एक दुनिया में आने वाले, है ना, सुपर पावर देश हम, ऐसा बोला जा रहा है, और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। तो हमारी इंडिया में तो एक अलग ही सिचुएशन है। इसके लिए आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो थी हमारी, उसने जल क्रांति अभियान लॉन्च किया था। ये भी एक तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मिशन था, यहां पर भी, है ना, एक तरीके से आप देखोगे कम्युनिटी से ही बोला गया था, और बहुत सारी जो चीजें हैं यहां पर इंप्लीमेंट की गई थी। आप देखते हैं क्या क्या था भाई। तो 2015-16 में आप देखोगे कि यहां पर जल क्रांति अभियान लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? तो यहां पर एंश्योर करने के लिए जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, यानी कि एक एवरेज अवेलेबिलिटी जो वाटर है, जो होनी चाहिए, पर बंदा कितना जो है पानी होना चाहिए, एवरेज के पर, जैसे हम पर कैपिटा इनकम निकालते थे ना, जो एवरेज इनकम होती थी, तो यहां पे एवरेज वाटर की बात की जा रही है कि पर बंदा, पर पर्सन कितना एवरेज वाटर होना चाहिए, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी को जो है यहां पर एंश्योर, सिक्योरिटी देने के लिए कि भाई इतना बंदे के पास एटलीस्ट पीने के लिए पानी तो होना चाहिए ना। तो आप देखोगे पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैज प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू एंश्योर द वाटर अवेलेबिलिटी। तो आप देखोगे इंडिया की हम बात करें तो हम बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर लोग ट्रेडिशनली अलग अलग जो वाटर कंजर्वेशन के तरीके हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके जो हैं, उनको जो है प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो बोलता हूं कि हर जगह लागू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहां पर पानी है वहां पर, पहली बात तो लोगों को वैल्यू पता हो पानी की, दूसरी बात यह है कि हर जगह मैंडेटरी होना चाहिए कि पानी को स्टोर करके रखा जा सके। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो आप देखोगे सबसे पहले तो उसका मेन एम ये था कि हम अलग अलग जो लोकल बॉडीज हैं, लाइक एनजीओज, है ना, सिटीजन, लोकल बॉडीज, इन सबको जो है ना, इन्वॉल्व करेंगे, और एक तरीके से आप देखोगे कि ये क्या करेंगे, ये सारी जो बॉडीज होंगी अवेयरनेस फैलाएंगी और इस अपने ऑब्जेक्टिव्स को बताएंगी। और यहां पर थोड़े बहुत यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 672 डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरीके से आप देखोगे 672 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, और इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी, है ना, आप देखोगे एक एक गांव को सिलेक्ट करेंगे जो एक तरीके से रोल मॉडल होगा। मतलब ये होता है ना सैंपल साइज उठा लेना, तो आप देखोगे 672 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, है ना, उसमें से आप देखोगे वन वाटर स्ट्रेस्ड विलेज को सिलेक्ट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर हुआ ना? और उस वाटर स्ट्रेस्ड विलेज को क्या बनाएंगे, जल ग्राम बनाएंगे। और एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, एक गांव को पिक कर रहे हैं, है ना, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या बनेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे गांव होते हैं, वो जो गांव होगा वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। अब यहां पर ये क्या करेंगे, उस गांव में आप देखोगे जितने भी, है ना, पूरा जो वाटर शेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। आप देखोगे यहां पर क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉडल कमांड एरिया अबाउट 1000 एकड़। अब उस एरिया में जो वो गांव सिलेक्ट किया है, उसमें एक तरीके से एक कमांड एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहां पर वो पूरा ऑपरेशन चलाया जाएगा, है ना, ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। ये कितने का होगा सर, ये 1000 एकड़ हेक्टेयर से ज्यादा का होगा। 1000 हेक्टेयर बहुत ज्यादा होते हैं, 1000 हेक्टेयर से ज्यादा का होगा। और यहां पर देखोगे किन किन स्टेट्स में लॉन्च करेंगे अभियान, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, है ना, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, मेघालय, इन सब में। और फिर इसमें क्या क्या होगा, आप देखो ना, यहां पे सबसे पहले आप देखोगे वाटर कंजर्वेशन, आर्टिफिशियल रिचार्ज, रिड्यूसिंग द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ द असर्निक फ्री वेल्स इन सिलेक्टेड एरिया ऑफ, ये सारी जो चीजें हैं, एक भाई कि हमें एक तरीके से जो वाटर में पॉल्यूशन जो है उसको खत्म करना है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें की जाएंगी। ग्राउंड वाटर को चार्ज किया जाएगा ताकि वो जो अर्सेनिक कंटेंट जो है वो कम हो जाए, फ्लोराइड कम हो जाए, है ना, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें वो करवाई जाएंगी। फिर यहां पर सबसे मेन क्या था, वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि भाई विदाउट मास अवेयरनेस ये काम हो ही नहीं सकता। तो लोगों को ये अवगत करवाना है कि भाई आप देखोगे कि पानी को बचाना कितना जरूरी है। तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, तो भाई सोशल मीडिया के थ्रू, रेडियो, टीवी, है ना, जो भी हमारे जो है ना प्रिंट मीडिया है, पोस्टर, ये सब जो है यहाँ पर इसके मदद ली जाएगी ताकि जो है मास अवेयर हो, मास पब्लिक जो मासेस हैं उनको ये अवेयरनेस आए कि भाई पानी को कंजर्व करना कितना ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो ये सारी जो चीज थी, एक ये जो अभियान था, एक जो जल क्रांति अभियान जो था, ये सिंपल सी बात है, इसका मेन एम क्या था कि एक तरीके से एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिससे लोगों को पानी की वैल्यू पता लगे और हम उनको समझा सकें कि एक तरीके से पानी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से कंजर्व करना है। और ना सिर्फ पानी की बात करूं बल्कि हमें अपने नेचर को, पूरी इकोलॉजी को कैसे कंजर्व करना है, उसके लिए आप देखोगे ये हमारा जल क्रांति अभियान जो है लॉन्च किया गया था। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी सारी चीजें वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ हमारा पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है? चलिए, तो भाई एंड करें इस क्लास को। आई होप ये लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम एंड करते हैं इस क्लास को और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।